दोस्तों बारी आ गई है इंटर ऑडिट में चैप्टर 4 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ये चैप्टर अब न्यू एग्जाम में चैप्टर 3 आपका जो बन चुका है, इसमें 5 पार्ट्स है एंड ये पहले अलग अलग चैप्टर्स में हुआ करते थे, जिनको कंबाइन करके इस चैप्टर को काफी बड़ा बना दिया गया है। नाउ इन दिस चैप्टर 5 पार्ट्स कवर्ड है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये इतना हेफ्टी चैप्टर है दैट दिस इज द मोस्ट रिक्वेस्टेड रिविजन चैप्टर एवर। एग्जाम के टाइम पे इस पूरे चैप्टर को 2 घंटे में कैसे वाइंड अप करना है, कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूछे हुए हैं आज तक एग्जाम में, और कौन कौन से आंसर्स लर्न करने किस पार्ट में, किसको कितना टाइम अलोकेट करके, एवरीथिंग विल बी कवर इन दिस वीडियो टुडे इटसेल्फ। पार्ट 1 रिस्क असेसमेंट की बात करेगा, पार्ट 2 मटीरियलिटी ऐसे 320 को कवर करेगा, 3 में इंटरनल कंट्रोल और जब वो ऑटोमेट हो जाते हैं तो उसके रिलेटेड, एंड पार्ट 5 ऐसे 330 रिस्पॉन्सेस की बात करेगा। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 रिस्क असेसमेंट की। देखिए ऑडिटर को जिंदगी में सबसे ज्यादा डर एक बात से लगता है, ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क इज द रिस्क के ऑडिटर कहीं गलती से गलत ओपिनियन न दे दे। गलत ओपिनियन देने का मतलब है कि ऑडिटर को रखा गया था एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसी है उस पे रिपोर्ट देने के लिए। एफएस अच्छी होने के बावजूद गंदी रिपोर्ट देना तो पॉसिबल ही नहीं होता, लेकिन एफएस गंदे थे, ऑडिटर उसको पकड़ नहीं पाया। ये ऑडिटर की जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट होता है। इसी को कहते हैं इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन देना। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल में स्टेटमेंट्स थी, 705 से सड़ी हुई रिपोर्ट देनी चाहिए थी, क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर। ये तीनों रिपोर्ट कैसे देते हैं इसके पहले हमने चैप्टर 8 में ऑडिट रिपोर्ट में ऑलरेडी कवर कर लिया है। 705 क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर देना चाहिए था, मगर 700 वाली रिपोर्ट इशू कर दी। यू ऑडिटर यू हैड वन जॉब और आपने वो भी ढंग से नहीं किया। पर एग्जाम में आप देख सकते हो बार बार पूछा जाता है अलोंग विथ इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन, ये भी पूछा जाता है कि ऑडिट रिस्क में क्या नहीं आता। क्योंकि ऑडिटर का मेन बिजनेस होता है ऑडिट करना, तो ऑडिटर के बिजनेस रिस्क में लिटिगेशन, एडवर्स पब्लिसिटी हो जाना, ऑडिटर को काम न मिलना, ये सारे रिस्क ऑडिट रिस्क नहीं होते। सेकेंडली, जब फालतू में 705 इशू कर दी, मस्त टकाटक अच्छी एफएस थी, बट जो सैंपल ऑडिटर ने सिलेक्ट किया सारी गलतियां उन्हीं परचेजेस में, उन्हीं सेल्स में आ गई, तो बेमतलब का गंदा रिपोर्ट तो देगा नहीं, वो एडिशनल वर्क करेगा ये वो। तो आई मीन टू से कि ये वाला पार्ट तो पॉसिबल ही नहीं है, पर ऊपर वाला पार्ट भी ऑडिट रिस्क नहीं कहलाता है। नाउ ऑडिट रिस्क 2 चीजों से मिलकर बनता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। तो ये क्या होता है, लेट अस स्टार्ट। ऑडिट रिस्क के 2 हिस्से हैं, एक रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो ऑडिटर के आने से पहले ही एफएस में होते हैं, और दूसरा पार्ट डिटेक्शन रिस्क के एफएस में गलतियां हैं, मगर ऑडिटर लाख कोशिश कर ले हर एक गलती नहीं पकड़ पाएगा। कितनी भी ऑडिट कर ले, कितने भी ऑडिट प्रोसीजर्स कर ले, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो पहले रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के 2 पार्ट कवर करते हैं। एक का नाम है असर्शन लेवल के रिस्क ABCD, अकाउंट बैलेंस यानी बैलेंस शीट आइटम, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन यानी P&L आइटम, डिस्क्लोजर्स यानी नोट्स टू अकाउंट्स में कुछ भी गड़बड़ 2 कारणों की वजह से निकल के आती है। एक को हम कहते हैं इनहेरेंट रिस्क, एक को हम कहते हैं कंट्रोल रिस्क। देखिए अगर आप किसी बिजनेस में घुसते हैं और आप देखते हैं कि उस बिजनेस में न्यूज़पेपर्स भी पड़े हैं और कैश भी पड़ा है, तो मोटा मोटी इट विल ऑलवेज बी द कैश जो आपको किसी लॉकर के अंदर बंद पड़ा मिलेगा। न्यूज़पेपर, चाय के कप, बाकी की छोटी मोटी इन्वेंट्री ऐसे वैसे ही पड़ी होती है। क्यों पता है? क्योंकि कैश का चोरी होने का संभावना ज्यादा होता है। जब किसी अकाउंट बैलेंस शीट आइटम, जब किसी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन यानी P&L आइटम, या जब किसी डिस्क्लोजर
का मिस स्टेटमेंट होने का चांस ज्यादा है, तो मैं कहूंगी उसमें इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है। इसको कहते हैं द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर, यानी ABCD टू मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। लेट मी गिव यू एग्जांपल्स। बैलेंस शीट में इन्वेंट्री का मिसस्टेट होने का काफी ज्यादा चांस रहता है, असेट के तौर पर करंट असेट्स का पार्ट चोरी बोरी हो जाएगा, कैश का चोरी होने का चांस बहुत रहता है। अच्छा, अगर मैं डिस्क्लोजर्स की बात करूं तो हो सकता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो पर मैनेजमेंट ने आपको दिखाई नहीं हो, तो इन सबका इनहेरेंट रिस्क ज्यादा होता है। अज्यूम करिए कि इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तब आपको इनहेरेंट रिस्क मिलेगा। तो जब ज्यादा किसी का इनहेरेंट रिस्क होता है तो उस पे हम कंट्रोल्स लगाते हैं, तभी तो आपको कैश तिजोरी में, ताले के अंदर, कैमरा लगे हुए, वॉचमैन बैठे हुए, आईडी पासवर्ड्स लगाए हुए दिखेंगे, ताकि चोरी कम से कम हो सके। तो अगर इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है तो कंट्रोल्स लगाओ, लेकिन क्या गारंटी है कि कैमरा लगने के बाद, वॉचमैन बैठने के बाद, आईडी पासवर्ड होने के बाद चोरी नहीं होगा? क्या गारंटी है कि रिलेटेड पार्टी के कंट्रोल्स लगने के बावजूद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंट्री नहीं होगी? क्या गारंटी है कि जिन दो लोगों को आपने इन्वेंट्री सौंपी थी वही दोनों लेकर उसे भाग न जाएं? तो बच्चों, कंट्रोल्स होते हुए भी कंट्रोल रिस्क होना पॉसिबल है। मतलब आपके कंट्रोल्स प्रिवेंट नहीं कर पाए, आपके कंट्रोल्स डिटेक्ट नहीं कर पाए, आपके कंट्रोल्स कंट्रोल नहीं कर पाए, प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट नहीं कर पाए, PDC नहीं कर पाए, और अगर किया तो टाइमली बेसिस पे नहीं किया। मैम कुछ जनरल लाइफ कंट्रोल्स के एग्जांपल दो। तो इंटरनल कंट्रोल जो हमारा थर्ड पार्ट आएगा इसी के अंदर में, वहां डिस्कस करेंगे, बट स्टिल एक बार बता देती हूँ आपको। आग लगती है अगर कहीं तो 3 प्रकार के कंट्रोल्स होते हैं। एक, आग को लगने से बचाने के लिए प्रिवेंशन कंट्रोल्स, कि भाई हमने मटेरियल ही ऐसा यूज किया है जो इन्फ्लेमेबल ही नहीं है, दैट इज प्रिवेंशन कंट्रोल्स। डिटेक्शन, आग लगी तो स्मोक डिटेक्टर बच जाएगा, आवाज होगी, शोर होगा तो आग लगी है पता चल जाएगा, दैट वुड बी डिटेक्शन कंट्रोल्स। करेक्टिव मतलब आग लगी है बुझाना है तो एक्सटिंग्विशर या फिर जो शावर्स लगे रहते हैं, ये टाइमली बेसिस पे नहीं हुआ, आग लगी सब कुछ जल गया, सिर्फ वो अलार्म बच गया, वो लास्ट में बज रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं। तो कंट्रोल्स जो है वो PDC नहीं कर पा रहे टाइमली बेसिस पे, या फिर कंट्रोल्स जो है वो मिसिंग है। इंटरनल कंट्रोल्स बेटा कभी भी रिस्क को कम ही कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि कंट्रोल्स में खुद में लिमिटेशन होता है जो हम इसी के पार्ट 3 में पढ़ेंगे। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल की वजह से कंट्रोल रिस्क तो कहेगा ही, रहेगा ही, कितना भी कर लो बाबू कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। इंटरनल कंट्रोल और कंट्रोल्स में आपस में इनवर्स रिश्ता होता है। जब किसी चीज का इनहेरेंट रिस्क ज्यादा होता है तो हम उस केस में कंट्रोल्स लगाते हैं। कंट्रोल ज्यादा लगाओगे तो कंट्रोल रिस्क कम हो जाएगा क्योंकि गड़बड़ नहीं होगी ज्यादा। पर अगर कंट्रोल्स कम लगे रहेंगे तो बेटा चोरी चकारी चीटिंग तो होगी ही किताबों में। फायर एक्सटिंग्विशर है मगर एक्सपायर्ड है, ये कंट्रोल रिस्क है, ये कंट्रोल है, ये कंट्रोल रिस्क है। स्मोक डिटेक्टर है, ये कंट्रोल है मगर काम नहीं करता, ये कंट्रोल रिस्क है। तो कंट्रोल होने के बावजूद कंट्रोल रिस्क तो होते ही हैं। अब बच्चों ध्यान रखिए, मैंने आपको अभी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बताया। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट 2 लेवल पर होता है। गलती या तो छोटी सी हो रही है, छोटी सी गलती को असर्शन लेवल की गलती कहते हैं। असर्शन लेवल की गलती यानी छोटी सी गलती जो एक अकाउंट, एक बैलेंस, एक अमाउंट को अफेक्ट करता है। FS लेवल की गलती बहुत परवेसिव होती है और बहुत सारी किताबों को सड़ाती है। जैसे कि एंटिटी का गोइंग कंसर्न ही खत्म हो गया है, पर एंटिटी ने किताबों को रियलाइजेबल वैल्यू पे न डालने की जगह आराम से जब हम फ्यूचर में जाके गुड्स बनाएंगे, बेचेंगे, गोइंग कंसर्न बेसिस पे किताबें बना रखी है, तो एक नहीं, दो नहीं, पूरी बैलेंस शीट खराब है, मतलब पूरा FS लेवल गड़बड़ है। तो रिस्क 2 लेवल पर होता है, पूरे FS लेवल पर या छोटे से असर्शन लेवल पर भी होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट डिटेक्शन रिस्क। ये गलतियां तो वो है जो ऑडिटर के आने से पहले किताबों में हो चुकी। टॉकिंग अबाउट डिटेक्शन रिस्क, ऑडिटर बेचारा क्या बताओ 100% परचेज बिल्स चेक करता है क्या? वो 100% डेटर्स चेक करता है? बताओ बच्चों, क्या वो पूरी इन्वेंट्री काउंट में मौजूद रहता है? क्या वो सब कुछ करता है? कोई भरोसा नहीं है इन बातों का, हमें पता ही नहीं है कि ये सब चीजें हो रही है कि नहीं। Guys, I'll just open the YouTube near me also so that you can ask me any doubts
ऑनगोइंग, चलते हुए भी, बीच में भी आप कोई भी डाउट मुझसे पूछ पाओगे, तो मैंने बाजू में वो ओपन कर लिया है। ओके, नाउ डिटेक्शन रिस्क। ऑडिट प्रोसीजर फेल्स टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बेटा वो सारी चीजें चेक नहीं करता है, 100% चेकिंग नहीं करता, इसलिए कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहली ही गलती ऑडिटर की ये है कि बेचारे के पास समय ही नहीं है, वो 100% चीजें चेक ही नहीं करता, सैम्पलिंग करता है। तो जिस बिल में गड़बड़ है, अगर वो बिल सिलेक्ट होके नहीं आया, मैंने उसको चेक ही नहीं किया, तो मैं वो गलती कैसे ही ढूंढ लूंगी। एंड सेकेंड, नॉन सैम्पलिंग रिस्क। बेटा नॉन सैम्पलिंग रिस्क का मतलब क्या होता है, आई सिलेक्टेड द सैंपल बराबर, और पॉसिबली मैं स्क्रैप वैल्यूज चेक कर रही हूँ और वहां पे केवल 10 ट्रांजैक्शंस है, सो आई हैव चेक्ड देम ऑल, बट उनको चेक करने का जो मैंने ऑडिट प्रोसीजर यूज किया है वो गलत है, कंक्लूजन को गलत तरीके से निकाला मैंने, मुझे एविडेंस नहीं समझ आया। तो ये वो गलतियां हैं जो ह्यूमन एरर की वजह से होती है, इसमें सैंपल की कोई गलती नहीं है। एंड ये टॉपिक ऑलरेडी डिटेल में मैंने ऐसे 530 में कवर कर लिया है, सैम्पलिंग रिस्क एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कुछ चैप्टर्स जो इसी प्लेलिस्ट में कवर्ड है, तो उसमें सैम्पलिंग रिस्क में आपको मिल जाएगा। ऑडिटर कैन ओनली इन्फ्लुएंस डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क अकेली वैसी चीज है जो ऑडिटर इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि देखो इनहेरेंट रिस्क तो है, इन्वेंट्री कैश रिलेटेड पार्टी का हाई रिस्क है तो है, जहां जहां मैनेजमेंट एस्टिमेट लेगा वहां हाई रिस्क है तो है। ऑडिटर कुछ नहीं कर सकता ऐसे केसेस में। ऑडिटर कहाँ कुछ कर सकता है, डिटेक्शन रिस्क में। डिटेक्शन रिस्क को कम करने के लिए वो अपना चेकिंग का एरिया बढ़ा सकता है, बड़ा सैंपल यूज कर सकता है, कॉम्पिटेंट और एक्सपीरियंस्ड लोगों को टीम में हायर कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिटेक्शन रिस्क। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनका आपस में कैसे इनहेरेंट रिश्ता होता है। देखिए, जब जब इनहेरेंट रिस्क ज्यादा होता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने, कुछ कैश में ज्यादा था तो कंट्रोल्स लगाए यानी बॉडीगार्ड बिठा दिया, कैमरा लगा दिया, गल्ला बंद कर दिया, तो कंट्रोल रिस्क कम हो गया, अब चोरी कम हो जाएगी। जब इनहेरेंट रिस्क कम था, लाइक बहुत ही डेली मरा की चीजें थी, परचेज वगैरह, जिनमें इतना ज्यादा रिस्क नहीं था, तो कंट्रोल्स लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। पर जब नहीं लगाया कंट्रोल, तो लोग डुप्लीकेट बिल्स बनाने लगे, बोगस बिल्स बनाने लगे, गड़बड़ होने लगी, कंट्रोल रिस्क ज्यादा होगा, क्योंकि लोगों को भी पता है यहाँ पे कंट्रोल है ही नहीं। ओवरऑल जिंदगी में हमें तो ऑडिट रिस्क कम करना है। तो बच्चा लोग, अगर आपको किताबों में किसी अमाउंट पे ऐसा लग रहा है कि गलती होने की संभावना ज्यादा है, लाइक मुझे पता है रेवेन्यू में ज्यादा होगा ही, तो मैं वहां पे डिटेक्शन रिस्क कम करूंगी। और वो कैसे कम होता है, ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स करके। तो रेवेन्यू मुझे रिस्की लगेगा, मैं ज्यादा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करूंगी, मेरा रिस्क कम हो जाएगा। जब मुझे किसी का आरएमएम पहले से कम पता ही है, मुझे लग रहा है कि देयर आर सो मेनी रूटीन ट्रांजैक्शन, जैसे कि फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये मुझे ऐसा लग रहा है बिल टू बिल हम पे करते हैं, इसमें ज्यादा चीटिंग होने की संभावना नहीं है, तो ऑडिटर इसको चेक ही नहीं करेगा, और इसमें ओवरऑल ऑडिट रिस्क अपने आप ही कम होगा, क्योंकि गड़बड़ होने की संभावना ही कम थी। तो या तो ये कम होना चाहिए या ये कम होना चाहिए, ताकि ओवरऑल ये कम हो जाए। हमें गलत इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन नहीं देना, अल्टीमेटली तो बेटा मेरा यही ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ मैंने आपके साथ ओवरऑल ऑडिट रिस्क क्या होता है वो डिस्कस किया। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है ये आपको पता है अच्छे से। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वो चांसेस है कि हमारे अमाउंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर एंड क्लासिफिकेशन, यानी हमारे ए पी सी डी में कोई गड़बड़ है। आई एम होपिंग कि घर बैठे बैठे आप मेरे साथ सेम रिपीट कर रहे हो, ए पी सी डी, अमाउंट, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्लोजर, जैसा होना चाहिए था एफआरएफ के हिसाब से वैसा है नहीं। एज पर एफआरएफ होना चाहिए था, पर वैसा है ही नहीं, इट इज एफएस में अलग। और मटेरियल इतना है, ये इतने बड़े अमाउंट की गड़बड़ है कि यूजर का डिसीजन अफेक्ट हो जाए। तो बच्चों, आरएमएम तो ऑडिटर के आने से पहले ही हो जाता है। समझ आया कि नहीं आया, आरएमएम तो ऑडिटर के आने से पहले ही हो जाता है। एग्जाम्पल, एक केपेक्स का अमाउंट रेवेन्यू में डाल दिया, डिस्क्लोजर करना चाहिए था, किया नहीं। अकाउंटिंग एस्टिमेट 1 लाख आना चाहिए था,
50,000 ही डाल के छोड़ दिया। अकाउंटिंग पॉलिसी जो यूज करनी चाहिए थी उसके अलावा कोई यूज कर ली। फेक एक्सपेंस दिखा दिए, बेड डेट राइट ऑफ ही नहीं किए और इन्वेंट्री के वैल्यू कम या ज्यादा दिखा दी। ये सब क्या है? दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ RMM। किताबों में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने की संभावना के एग्जाम्पल्स हैं ये। इसके साथ हम लोगों ने एक ओवरऑल डिस्कशन ले लिया कि रिस्क असेसमेंट ये सब क्या होता है। नाउ बच्चा लोग, इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क को अलग अलग पढ़ने के बाद कहीं आप ये ना सोच लो कि दोनों को अलग अलग ही बोला जाता है, तो लेट मी क्लैरिफाई, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कभी भी इनको सेपरेटली नहीं रेफर करते। वो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को अलग अलग नहीं कहते, वो दोनों को कंबाइंड ही कहते हैं। ऑडिटर चाहे तो इनका सेपरेट इवैल्यूएशन कर सकता है, पर क्यों करना सेपरेट? देख, तू आया तब तक इनहेरेंट रिस्क जो था वो हो चुका था, उस पे कंट्रोल जो लगने थे वो लग चुके थे, तो व्हाई डोंट यू मेक एन असेसमेंट जिसमें दोनों कंबाइंड हो जाए। अब इट डिपेंड्स ऑन टेक्निक्स एंड मेथड्स जो आपको यूज करना है, और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट चुनना आपकी खुद की एक प्रोफेशनल जजमेंट का पार्ट है, तो यू कैन डू एनीथिंग एज यू प्लीज। अभी तक हमने जो पढ़ा इसमें से आपको याद करना है इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन और क्या चीज ऑडिट रिस्क नहीं होती। दूसरा, RMM FS लेवल, असर्शन लेवल पे इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क। तीसरा, कंबाइंड असेसमेंट। नाउ अब हम शुरू कर रहे हैं ऐसे 315। ऐसे 315 रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की बात करता है, जो कहता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ऑडिटर का फर्स्ट स्टेप होता है। बताने को मैं बता दूं कि सबसे पहले ऑडिटर RAP करता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। RAP से उसको मिलता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की कहां कहां FS में गलती होने का चांस होगा, कहां केपेक्स रॉन्ग हो सकता है, कहां जो है आपका RAP करने के बाद में RMM वो ढूंढता है कि भाई कहां अमाउंट गलत हो सकती है, कहां प्रेजेंटेशन गलत हो सकती है, कहां डिस्क्लोजर गलत हो सकता है, कहां कुछ मिसिंग हो सकता है। RAP में RMM ढूंढने के बाद वो डिजाइन करता है FAP, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना, टेस्ट ऑफ डिटेल्स करना, ये सारी बातें जो आप चैप्टर 5 में ऑलरेडी कर चुके हो मेरे साथ, चैप्टर 4 में जो आप ऑलरेडी मेरे साथ कर चुके हो। नाउ RAP करके जब हम लोग FAP डिजाइन करते हैं तो उससे हमें मिलता है SAAE सबूत, और ये सबूत के बेसिस पे हम कंक्लूजन यानी ओपिनियन देते हैं। ये ऑडिट की मेन प्रक्रिया है, रिपीट प्रक्रिया है, और न जाने कितनी ही बार, कितने ही चैप्टर्स में, कितनी ही जगह हम ये डिस्कस कर चुके हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर शुरुआत से ही ऑडिटर समझने की कोशिश करता है तीन चीजें। क्या तीन चीजें वो समझता है? ओके, क्या तीन चीजें वो समझता है? तो ऑडिटर समझता है एंटिटी को, एंटिटी के एनवायरनमेंट को और इंटरनल कंट्रोल को। एंटिटी को जानता है, एनवायरनमेंट को जानता है, इंटरनल कंट्रोल को जानता है, जिनको हम इधर ही जानना सीखेंगे। फिर वो रिस्क असेस करता है दो कारणों की वजह से। देखिए, किताबों में अगर किसी ने इन्वेंट्री का वैल्यू या रेवेन्यू का वैल्यू गलत या अलग लिखा है तो दो कारणों से लिखा है, या तो वो फ्रॉड करना चाहते हैं या तो उनसे गलती हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया। ऐसे में दो लेवल पे गलती हो सकती है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, FS लेवल एंड असर्शन लेवल। असर्शन लेवल के लिए आप लिख देंगे ABC एंड D। अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर। और FS लेवल पूरे FS को सड़ाते हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हमें पता करना है यही, ये आंसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क को पहचानो, क्या वो पूरे FS को लग रहे हैं परवेजिवली या वो असर्शन लेवल पे है, मतलब परवेजिवली लग रहे हैं या असर्शन लेवल पे है, और क्या संभावना है कि वो रिस्क एक्चुअली हो जाएगा, लाइकलीहुड। नाउ रिस्क असेसमेंट करने के चार तरीके देखो, अपन ऑलरेडी चैप्टर 4 में ऐसे 500 कर चुके हैं, तो 500 में करीबन 7-8 स्टेप्स हमने सीखे थे, वो 7-8 में से 4 ही इधर आए हैं। अगर आपको पता लगाना है कि इन्वेंट्री में ज्यादा गड़बड़ हो सकती है, या सैलरीज में डमी वर्कर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, या बिल्डिंग एक्सपेंस अकाउंट गलत दिखाया है, शक है तो पूछो। सवाल बनता है किस किस से पूछने का, तो नाम याद रखना, मैनेजमेंट से पूछने का, एम्प्लॉइज से पूछने का अनयूजुअल क्या हुआ है, लॉयर से पूछने का कि केस हारेंगे कि जीतेंगे, इंटरनल ऑडिटर से पूछने का इंटरनल कंट्रोल में गड़बड़ मिला क्या, तू तो पूरे साल काम कर रहा था,
मार्केटिंग या सेल्स पर्सनल से पूछने का, कुछ घपला सेल्स वेल्स में, रिस्क मैनेजमेंट वालों से पूछने का कि कहीं रिस्क मैनेजमेंट में हमने जो सोचा है वही रिस्क है कि कोई और नया रिस्क आपको भी मिला है, इंफॉर्मेशन वाले सिस्टम वालों से पूछने का कंट्रोल्स चल रहे थे कि बंद थे। ये सब इंक्वायरी करने से तुझे पता चल जाएगा खतरे की घंटी कहाँ है। जिधर खतरे की घंटी हो वहीं ऑडिट प्रोसीजर्स तेरे टिका देना। नेक्स्ट तुम पता लगाओगे चीजें एनालिटिकल प्रोसीजर्स करके। देखिए, जहां तुम टेस्ट ऑफ डिटेल नहीं कर सकते, जहां तुम्हें एग्जैक्ट सबूत नहीं मिल सकता, वहां तुम्हें एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाना होता है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स का मतलब क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर्स का मतलब यहां पर ये हो जाता है कि आपको जो 520 में अपन ने डिटेल में चैप्टर में कर लिया है वो पूरा एनालिटिकल प्रोसीजर है। रेशियो एनालिसिस, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस पता करना, जो है और जो होना चाहिए था एक्सपेक्टेशन रियलिटी को मैच करना, फ्रॉड की संभावना है कि नहीं, ये सारी चीजें पता करके ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर्स पे वर्क करके रिस्क कहाँ है पता करता है। क्योंकि मैं क्यों जाऊं शुरुआत में ही डिटेल में, क्यों चला जाऊं मैं शुरुआत में डिटेल में, मेरे को समय तो चाहिए ना। तो मैं पहले मोटे मोटे सेल्स उठाऊंगा, सेल्स को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करूंगा, प्रीवियस ईयर 50 लाख था, अभी सिर्फ 5 लाख है, तो मुझे उम्मीद जागी कि कहीं सेल्स का फिगर गलत तो नहीं, या कहीं कोई और गलती की संभावना तो नहीं, कहीं एंटिटी बंद तो नहीं होने वाली। तो पहले मैंने डिटेल चेक नहीं किया, मैंने एनालिटिक करके सिर्फ दिमाग लगाया कि कहाँ गड़बड़ होने की संभावना हो सकती है। फिर लास्ट स्टेप में हम ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन पे जाते हैं। ऑब्जर्व और इंस्पेक्ट आपको एंटिटी को काम करते हुए देख लेना, डॉक्यूमेंट्स और इंटरनल कंट्रोल के मैनुअल्स पढ़ लेना, रिपोर्ट्स पढ़ लेना, एंटिटी की प्रीमाइस विजिट कर लेना और फैक्ट्री जाकर प्लांट्स एंड मशीनरी को देख लेना। इन सब से आपको पता चल जाएगा किताबों में गड़बड़ यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहां कहां पाया जा सकता है। फिर ठीक है, कभी कभी हम रिस्क कर रहे होते, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर रहे होते, तो हमें ऐसा सबूत मिलता है, ऐसा सबूत मिलता है कि वही हमारा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस में बन जाता है, जिसपे हम ओपिनियन पैदा कर देते हैं। मतलब मुझे आरएपी करने के बाद एफएपी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरा आरएपी ही मेरा एफएपी बन गया, ऐसा हो सकता है। अब बच्चा लोग, वी आर कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर कि एंटिटी को समझना, एंटिटी के एनवायरनमेंट को समझना, इंटरनल कंट्रोल को समझना ऑडिटर के लिए एक जरूरी प्रक्रिया है। नाउ इन दिस आंसर प्रीवियसली इनके अंदर की डिटेल्स नहीं हुआ करती थी, तो मैंने आपको रेगुलर बैच के अंदर ऑलरेडी इनके 3-3 कीवर्ड्स याद करवाए हैं। वही कीवर्ड्स हम लोग यहाँ पर पिक कर लेंगे जब इंडिपेंडेंटली जैसे ए पार्ट का क्वेश्चन बना हुआ है सिर्फ, और एक डिटेल्ड आंसर ABCDE का बना हुआ है अब तक, तो आप ABCDE वाला पार्ट अलग कर लेंगे और ए वाला पार्ट केवल अलग कर लेंगे। नाउ इंडस्ट्री, रेगुलेटरी, एक्सटर्नल फैक्टर्स, मैं किसी एंटिटी को जानूंगी तो पहले मैं ये सब जानूंगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया बैंक का, तो बैंक को इंडस्ट्री लगती है बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंक को कानून लगता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई का एक्ट लगता है, कंपनीज एक्ट लगता है, आपका पमला लगता है प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग, सारफेसी लगता है, सेबी लगता है, कई सारे नियम लगते हैं, तो मैं नियम भी देख लूंगी। एक्सटर्नल फैक्टर्स बैंक को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि फिस्कल पॉलिसीज क्या आ रही हैं, इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने क्या दिया है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन्फ्लेशन का रेट, सब कुछ बैंक को फर्क क्रिएट करके देता है। तो मुझे क्या क्या चीजें याद रखनी थी, रिकॉल करो फटाफट। पहला पॉइंट था इंडस्ट्री फैक्टर्स। इंडस्ट्री फैक्टर्स के अंदर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, सप्लायर कस्टमर रिलेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, ये 3 पॉइंट मैंने इंडस्ट्री के चेक किए कि बैंक में कितना कंपटीशन है, सप्लायर कौन होता है बैंक का, कस्टमर कौन होता है। नाउ अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री करते तो ज्यादा सही रहता, यहाँ पे एग्जांपल चेंज करके पेप्सी को ले सकते थे, तो पेप्सिको का कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट सीधा कोका कोला आ जाता, सप्लायर कौन है, कस्टमर रिलेशंस क्या है, और आने वाले टाइम में ये लोग क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। रेगुलेटरी फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो कानून कौन कौन सा लगता है, ये मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कराया था। किताबों पे लगने वाला, अकाउंट्स में लगने वाला कानून कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इसको कौन कौन से लगते हैं। सेकंड, लीगल, यानी ये कौन से रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में है, इसको जेन्युइनली कौन कौन से लॉज लगते हैं जो इसके खुद के लॉज हैं।
तीसरा पॉलिटिकल, मतलब सरकारी पॉलिसियां और टैक्सेशन इस पे कैसा क्या आ रहा है। जैसे कि हर बार बजट के अंदर में कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस होते हैं जो किसी इंडस्ट्री के फेवर में वर्क करता है, किसी के अगेंस्ट में वर्क करता है, तो वी कैन चेक दैट। और एंटिटी को जानने के लिए मैं कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी चेक करती हूँ, जैसे कि फिलहाल मेरी एंटिटी की इकोनॉमिक हालत कैसी है, मार्केट में रेट्स क्या है, फिनेंस कितना अवेलेबल है एंटिटी को, और इन्फ्लेशन प्राइस राइज किस रेट पर हो रहा है। सेकंड, हम लोग एंटिटी का नेचर जानते हैं, कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है। ऑपरेशंस जानते हैं, रेवेन्यू कहाँ से आया, प्रोडक्ट, लोकेशन, कस्टमर कौन है। ओनरशिप और गवर्नेंस जानते हैं रिलेटेड पार्टीज को पहचानने के लिए, कहाँ कहाँ पैसा एंटिटी डालने वाली है। लाइक हमने जोमेटो की रिपोर्ट देखी थी क्लास में, वी सॉ के ब्लिंकिट में पैसा डाला उसने, तो व्हाट काइंड ऑफ एक्विजिशंस आर दे मेकिंग, व्हाट आर देयर सब्सिडियरीज। देन कैसे एंटिटी फाइनेंस्ड है, कैसे स्ट्रक्चर्ड है, मतलब एंटिटी ने पैसा कहाँ कहाँ पे लगाया हुआ है, हाउ हैज द एंटिटी फाइनेंस्ड, वो तो ऊपर वाला हो गया, कहाँ लगाया हुआ है, कहाँ से मांगा हुआ है, डेट है कि इक्विटी है, ये भी मैं जानूंगी ताकि मुझे पता चल पाए। देखो डेट बहुत ज्यादा लिया रहता है ना, तो एंटिटी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स महसूस हो सकती है, ठीक है, एंटिटी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स महसूस हो सकती हैं। यहाँ पर डेट ज्यादा लिया हुआ रहेगा तो पता है वो अपने एसेट को इन्फ्लेट करके बताएगी, ताकि कल को उसे एसेट गिरवी रखना रहा तो इजी हो जाएगा उसके लिए। नाउ थर्ड चीज जो हम लोग जानते हैं इज अबाउट सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। देखिए अकाउंटिंग पॉलिसी जो इंडस्ट्री में सब फॉलो कर रहे हैं ना, हमें भी वही फॉलो करना चाहिए, और चेंज के लिए ना हमें रीजन पता करना होता है। Balram, kindly find Panoramic Education on Instagram and direct message so that we can reach out to you for the same, right? Panoramic Education जो चैनल का नाम है, एग्जैक्टली वही पेज का नाम है बेटा, तो आप वहीं पर क्वेरी डाल दीजिए, द टीम विल गेट बैक टू यू। ओके, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजीज, रिस्क, इंडस्ट्री में क्या क्या नया आ रहा है। मुझे नया प्रोडक्ट में लेकर आई तो रिस्क है, नया एनवायरमेंट हुआ तो रिस्क है, इंडस्ट्री मेरी डेवलप हो गई तो रिस्क है, मैंने एक्सपैंड किया और मेरे से कस्टमर नहीं संभले तो रिस्क है। पर याद रखो बच्चों, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी और रिस्क में हमने बिजनेस रिस्क देखा था, जिससे आरएमएम ढूंढेंगे हम लोग। सारे बिजनेस रिस्क ऑडिट रिस्क नहीं होते हैं। इनफैक्ट इस चैप्टर के जो टेक्सचुअल एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करते हैं उससे भी हमें पता चलता है कि बहुत सारे रिस्क है, लेकिन उसमें से जो कुछ ही रिस्क हैं वो आपके आरएमएम वाले रिस्क होते हैं। डन। नेक्स्ट बच्चा लोग, मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कभी कभी क्या होता है ना कि एंटिटी अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे शो कर रही है लोगों को, उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या गड़बड़ कर देगी। आरएमएम का तुरंत असर आएगा, कैसे? मान लीजिए कोई एंटिटी है जो फोरकास्ट के बेसिस पर ही रिपोर्टिंग करती है, तो वो जानबूझ के अच्छे फोरकास्ट दिखाएगी। कोई एंटिटी है जिसको लोन वगैरह लेना है तो वो क्रेडिट रेटिंग पाना चाहती है। क्रेडिट रेटिंग जब वो पाना चाहती है तो क्रेडिट रेटिंग के लिए वो वही वाले फिगर्स को मिसस्टेट करेगी जिससे उसका क्रेडिट रेटिंग अच्छा हो जाए। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है क्या? व्हाट चीटिंग विल द कंपनी डू टू अट्रैक्ट द सप्लायर्स और मे बी कीप द कस्टमर्स हैप्पी, वैसा। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मुझे इन चीजों से पता चल जाएगा। नाउ ये एक कंटिन्यूअस लगातार प्रोसेस होती है, थ्रू आउट ऑडिट चलता रहता है, जैसे कि प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट एक ऐसी चीज है जो पूरे ऑडिट के दौरान हमेशा चलती रहेगी। इसमें अपन रिस्क असेस कर रहे हैं, असेसिंग आरएमएम, ये पहला पॉइंट है। देखो आरएमएम स्टार्टिंग में असेस कर लिया, मुझे लगा था यार कैश पे इतने स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स है कोई गड़बड़ नहीं आएगी, पर एक दिन मैंने सरप्राइज विजिट किया और मुझे पता चला कि जिन ऑफिसर्स को कैश का जॉइंट कस्टडी दे रखा है या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी दे रखी है, वहां तो कलूजन हो गया, यानी कंट्रोल में रिस्क पाया गया। तो मेरा आरएमएम तुरंत बढ़ जाएगा उस चीज को लेकर, तो ये मेरी जजमेंट चेंज होती रहेगी। सेम वे बेटा मटीरियलिटी में भी ऑडिटर अपनी जजमेंट लगाता है कि मेरे यूजर को 5 लाख से फर्क पड़ेगा कि 10,000 से फर्क पड़ेगा कि 20,000 से फर्क पड़ेगा। तीसरी चीज अकाउंटिंग पॉलिसी में वो जजमेंट लगाता है। स्पेशल ऑडिट एरियाज में जजमेंट लगाता है, जैसे कि रिलेटेड पार्टीज में जजमेंट लगानी ही पड़ती है, कौन है कौन नहीं है, जिसको ज्यादा डिस्काउंट दिया है वो रिलेटेड पार्टी है। गोइंग कंसर्न में बहुत भयंकर जजमेंट लगा होता है।
एक्सपेक्टेशंस डेवलप करना। अब ऐसे 520 में एनालिटिक्स करते वक्त अपन एक्सपेक्टेशन डेवलप करते हैं और सबूत इकट्ठा करना। इस आंसर को याद करने के लिए आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे कई सारे स्टैंडर्ड्स लग गए। जैसे 315 हमको सिलेबस में है, 320 है, और ये दोनों हमने पढ़ भी लिया इसी चैप्टर में। 550 और 570, 550 हम पढ़ चुके हैं, 70 हमारा पढ़ना बाकी है, चैप्टर 7 में आएगा। 520 एनालिटिक्स हम पढ़ चुके हैं और 500 ऑडिट एविडेंस भी हम पढ़ चुके हैं। मतलब ओवरऑल हमें कहां से कब क्या सबूत मिलने वाला है वो सब भी हमारी जजमेंट्स पर ही बेस करेगा। और प्रोफेशनल जजमेंट पूरे ऑडिट में हर जगह यूज होती है, राइट फ्रॉम आरएमएम से पहले मटीरियलिटी सेट करने से लेकर एनालिटिक्स में टेस्ट ऑफ डिटेल वगैरह में, सबूत इकट्ठा करने में और कंक्लूजन देने में, सब जगह प्रोफेशनल जजमेंट यूज होती है। इन दिस आंसर यू नीड टू लर्न। अब मैंने कहा था ना कुछ रिस्क बहुत ज्यादा होते हैं, इनहेरेंट रिस्क। तो कौन कौन सी चीजों में किताबें सड़ने का रिस्क सबसे ज्यादा होता है, किनको हम सिग्निफिकेंट रिस्क कहते हैं, तो मेरे साथ याद करेंगे इनका इनहेरेंट रिस्क बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि पहला फ्रॉड रिस्क, क्योंकि फ्रॉड को सिर्फ किया नहीं जाता, करने के बाद छुपाया जाता है केयरफुली सोफिस्टिकेटेड स्कीम्स के थ्रू। दूसरा, रीसेंट कोई चीज चेंज हुई है, क्या है ना, कोई चीज नई आती है या उसमें चेंज होता है ना, तो उसमें कंट्रोल वगैरह लगने में टाइम लगता है, तब तक चीटर को चीटिंग करने का मौका मिल जाता है। थर्ड आता है आपका कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। कभी भी कोई चीज जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी उतनी लोगों को समझ नहीं आ रही होगी और उतनी चीट करने वाले को चीट करने का मौका मिल जाएगा। रिलेटेड पार्टीज के साथ कल्लूजन का संभावना ज्यादा होता है। आउटसाइड नॉर्मल कोर्स वाला बिजनेस होने का संभावना ज्यादा होने की वजह से यहां पर भी गड़बड़ होने का चांस रहता है। सब्जेक्टिव, जब भी कोई चीज बेटा बहुत कॉम्प्लेक्स रहेगा, जब भी कोई चीज बहुत कॉम्प्लेक्स रहेगी, बहुत इनहेरेंट रिस्क उसका ज्यादा रहेगा। रिलेटेड पार्टी के साथ रहोगे तो कल्यूजन रहेगा। लेकिन कभी कभी कोई चीज सब्जेक्टिव होती है, मतलब मान लीजिए कोई डेटर है, वो मुझे पैसा नहीं देगा पर मुझे लगता है वो देगा। अब प्रोविजन फॉर बेड डेट एक ऐसी चीज है जो दो अलग लोग दो अलग अमाउंट की बताएंगे, तो ऐसे में सोच पाना कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या चीज जजमेंट की बात है, वो सोचना पड़ता है। और ऑडिटर का इस केस में एस्टिमेट्स, अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकालना, अजम्पशंस लगाना अलग हो सकता है, इसीलिए ये चीज ज्यादा रिस्की होती है। सिमिलरली बेटा कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो रोज रोज नहीं होता, जिसको मैं अनयूजुअल भी कह सकती हूँ, नॉन रूटीन भी कह सकती हूँ, ऐसी चीजों में रिस्क ज्यादा होना है ही, ज्यादा रिस्क होगा ही। क्योंकि समझ लीजिए जैसे मैनेजमेंट कोई बीच में आ रहा है, मैनुअल इंटरवेंशन हो रही है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, डिफिकल्टी फॉर एंटिटी टू इंप्लीमेंट इफेक्टिव कंट्रोल है। क्यों पता है? क्योंकि वो ट्रांजैक्शन इतना अलग है कि उस पर मैं कंट्रोल भी नहीं लगा सकती, वो अलग ट्रांजैक्शन है, वो रोजमर्रा में नहीं होता, इसलिए उसका रिस्क मेरे लिए ज्यादा ही होगा। नाउ इसके साथ हमारा पार्ट 1 पूरा खत्म हो जाता है यहाँ पे 5 पार्ट्स में से। तो पार्ट 1 आप समझ लीजिए कि लगभग पांचों पार्ट्स हाफ हाफ आवर जैसे होते हैं। तो हम पहले अभी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिए, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या क्या याद करना था, वो सारे टॉपिक्स आपको स्टार मार्क में मिल जाएंगे, क्योंकि वो आरटीपी, एमटीपी या एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे हुए टॉपिक्स है, तो इनको आपको दिल लगा के याद करना है। Coming on to part 2, which is very 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 simple, interesting, fundamental, and अगर आपने part 1 part 2 नहीं पढ़ा तो आपको ऑडिट ही नहीं आता, मैं मान सकती हूँ। मटीरियलिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, मटीरियलिटी एक नंबर है और ये ऐसा नंबर है जो यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है। जब मैं आपसे कहती हूं 4000 रुपीज को किसी ने 3999 लिख दिया, तो क्योंकि वो गलती इतनी छोटी थी कि आपको फर्क ही नहीं पड़ा, दैट इज वाई उसे मैं इममटीरियल या ट्रिवियल कह सकती हूँ। लेकिन अगर 4000 की चीज को कोई लिखे 40,000, तो गैप शायद सब्सटैंशियल है। तो ऐसे में हो सकता है कि बहुत बड़ा गैप होने की वजह से
बहुत डिफरेंस होने की वजह से हमारा यूजर का डिसीजन अफेक्ट हो जाएगा। मैं नहीं कह रही हूं यहाँ पे कि 36,000 इज मटीरियल, मैं कह रही हूं मटीरियल विल डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों जिसकी बैलेंस शीट टोटल इतने करोड़ों में जाती है कि जीरो गिनने में नहीं आते, उसको 35-36 हजार से क्या ही फर्क पड़ेगा। ये फर्क पड़ना और न पड़ना ही मटीरियलिटी होती है। इतनी बड़ी गड़बड़ किताबों में कि मेरे यूजर का डिसीजन अफेक्ट हो जाए तो वो मटीरियल होता है, वरना वो मटीरियल नहीं होता। याद रखें, मैंने जो एग्जाम्पल लिया वो तो नंबर का था, पर इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट द साइज ऑफ द मिस्टेक। कभी कभी 500 रुपए की गड़बड़ भी बहुत मटीरियल हो सकती है। कैसे मैम? हो सकता है कि रिलेटेड पार्टी का सिर्फ 10,000 का लोन हो। नाउ माई यूजर्स आर वेरी रिच एंड दे डोंट केयर अबाउट 1 लाख और 2 लाख, बट आपने डायरेक्टर को लोन दिया और आपने किताबों में डिस्क्लोज नहीं किया। कानून ने कहा था डिस्क्लोज करने के लिए, आपने नहीं किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने कानून तोड़ा है या रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं किया है। तो कभी कभी नेचर भी चीजों का ऐसा होता है कि वो मटीरियल बना देता है पॉइंट्स को। मटीरियलिटी स्कोप पर भी डिपेंड करती है, और मटीरियलिटी एक्चुअली स्कोप और टेस्टिंग का लेवल खुद डिसाइड करके देती है। जैसे कि बच्चों, कोई चीज अगर ज्यादा मटीरियल है, कोई चीज अगर ज्यादा मटीरियल होगी तो मैं उसकी टेस्टिंग भी ज्यादा करूंगी, क्योंकि मेरे को उससे फर्क भी ज्यादा पड़ने वाला है, एंड वाइसे वर्सा। ठीक है, समझ आया क्या? नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, जो मैंने मेरा पॉइंट अभी प्रूव किया कि कभी कभी डिस्क्लोजर कानून ने कहा है तो वो ऑटोमेटिकली मटीरियल होगा। जैसे कि बच्चों, शेड्यूल 3 कहता है 1% ऑफ रेवेन्यू और 1 लाख विच एवर इज हायर, इसको सेपरेटली डिस्क्लोज करो। तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि वो 1% या 1 लाख एंटिटी के लिए मटीरियल है कि नहीं, क्योंकि बेटा मेरे कानून ने उसको मटीरियल कह दिया ना, तो मुझे मानना पड़ेगा वो मटीरियल है। अब दो आंसर जो आपको मटीरियलिटी के लिए बैक टू बैक याद करने हैं वो ये दोनों। पहला आंसर, एफआरएफ मटीरियलिटी के बारे में क्या क्या बता देता है। देखिए एफआरएफ, सबसे पहले कोई भी एफआरएफ होगा, जैसे कि एग्जांपल इंड एएस या AS1, ये सब भी क्या बताते हैं मटीरियलिटी के बारे में। सबसे पहली बात कि कोई भी चीज मटीरियल तब होगी जब वो यूजर का डिसीजन इफेक्ट करे। सेकेंड, कोई भी आदमी मटीरियलिटी का जजमेंट हमेशा साइज और नेचर दोनों चीजों को ध्यान में रख के करेगा, कभी भी सिर्फ साइज पे अकेले पे ध्यान नहीं देगा। एंड तीसरी बात कि जजमेंट्स आपके जो होते हैं वो कॉमन यूजर्स को देख के होने चाहिए, सिंगल यूजर को नहीं। अब जैसे अगर मैं अभी आप लोगों में से मैं कहूँ कि भाई पूजा, या मैं कहूँ कि कुणाल, मैं कहूँ कि नवलप्रीत, इनमें से किसी एक का क्या जो है मटीरियलिटी अमाउंट होगा, तो सबका अलग अलग होगा। तो मैं ये नहीं कह सकती कि पूजा को कब फर्क पड़ रहा है, मैं ये कह ही नहीं सकती। मैं ये इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि मुझे इंडिविजुअल पे ध्यान ही नहीं देना है। इंडिविजुअल पे ध्यान नहीं दे सकते। जब आप किताबें बना रहे हो, जब आप ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हो, तब आप पूरे ग्रुप के बारे में सोच रहे हो। एंड जब आप ज्यादा बड़े ग्रुप के बारे में सोचते हो तो ऐसे केस में आपको कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स पे ध्यान देना पड़ेगा। इंडिविजुअल यूजर्स पे आप ध्यान नहीं दे सकते, ये बात मैंने आपको यहाँ पे बता दी। डन। एफआरएफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस दे देता है ऑडिटर को, ताकि वो डिटरमाइन कर सके मटीरियलिटी का एक अमाउंट। खुद सोचना होगा आपको वो क्या अमाउंट होनी चाहिए, ये सोचने में आपको हेल्प एफआरएफ कर देगा। सेकंड बेटा, हम यूजर्स के बारे में मैम क्या असम्पशंस ले सकते हैं। अगर आपको यूजर के बारे में कुछ सोचना है तो ये सोचना कि आपका यूजर नॉलेजेबल बंदा है, आपका यूजर विलिंग टू स्टडी है, आपका यूजर समझता है कि एफएस प्रिपेयर हुए हैं मटीरियलिटी लेवल्स के हिसाब से ही, और ऑडिट भी हुए हैं मटीरियलिटी लेवल्स के हिसाब से ही। मतलब 2 रुपए 4 रुपए का खर्चा भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है और 2 रुपए 4 रुपए की गलती भी ऑडिटर ने निकाल कर
नहीं दी है। अगली बात, आपको रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजंस जो लेने हैं एफएस के बेसिस पर, यूजर वैसे ही लेगा, यूजर एफएस को यूज करेगा और रीजनेबल डिसीजन ही लेगा। तो ये चार चीजें आपने यूजर के बारे में अज्यूम कर ली कि उसको नॉलेज है, एफएस मटीरियलिटी के हिसाब से बने हैं, ये यूजर समझता है, यूजर जानता है कि क्या क्या अनसर्टेनिटीज है एस्टिमेट्स में, जजमेंट्स में, और यूजर अपने सारे फैसले एफएस के बेसिस पर ही लेगा। अब जिंदगी में आपकी मटीरियलिटी दो लेवल्स पर बेस्ड होती है। पहला लेवल है आपका एफएस लेवल, 1 लाख वाला। मैंने एक अज्यूम लिया, एग्जांपल लिया कि मेरे पूरे एफएस में 1 लाख की अगर गलती होगी तो मेरे यूजर को फर्क पड़ेगा। 1 लाख को मैंने मटेरियल कैसे बनाया, तो बच्चा लोग सपोज मेरे फर्म में एसेट्स हैं 10 लाख रुपए के, और मैंने असेट का तो मुझे 1% ही लेना पड़ेगा। तो मुझे अगर यहाँ पर 10% जैसा अमाउंट लेना है तो मैं असेट नहीं ले सकती, मुझे लेना पड़ेगा एक छोटा नंबर विच इज प्रॉफिट। सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट है 20 लाख का, तो प्रॉफिट जैसे अमाउंट का आप 5% ले सकते हो मटीरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए। ऐसा प्रथा है, लोग करते हैं। तो 20 लाख का प्रॉफिट था तो मैंने उसका 5% यानी 1 लाख पूरे एफएस का मटीरियलिटी निकाल दिया। अब बेटा मेरे को ज्यादा से ज्यादा 1 लाख का गलती मिलते ही मैं फटाफट एफएस में गलती है ऐसा सबको बता दूंगी। 3,000, 4,000, 10,000 के लिए मैं चापली नहीं करने वाली हूं कि ये गलती है कि वो गलती है, लेकिन जब जब वो गलती 5,000, 7,000, 10,000 की होगी तो मैं उसको इकट्ठा करना चालू करूंगी साइड में, और जिस दिन वो गलती 1 लाख के ऊपर पहुंच गई उस दिन मैं उसको रिपोर्ट कर दूंगी। क्लियर है? नाउ कभी कभी ना ये गलती एफएस लेवल की नहीं होती, या मटीरियलिटी जो होती है मेरी एफएस लेवल वाली, मतलब मुझे नॉर्मली 1 लाख तक फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में 2,000 की गलती भी सहन नहीं कर सकती, या मेरी इन्वेंट्री को लेकर थोड़ी मटीरियलिटी कम है, मतलब मैं गलती कम सहन कर सकती हूँ। तो कभी कभी क्या होता है ना, कोई ऐसा अकाउंट बैलेंस होगा, बैलेंस शीट आइटम, कोई ऐसा पीएनएल आइटम होगा, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, कोई ऐसा डिस्क्लोजर होगा जिसमें आप एफएस लेवल से कम मटीरियलिटी को ही सहन कर पाओगे। अब बच्चा लोग, मैंने आपको बताया पूरे एफएस में आप 1 लाख की गलती बर्दाश्त कर सकते थे, तो पर्टिकुलर में आप सिर्फ 60,000 की ही गलती बर्दाश्त कर पा रहे हो। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल आई हैव टेकन, दिस कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी 40,000, इट कुड बी 20,000, इट कुड बी एनीथिंग। बस ये पूरे एफएस से ना बहुत ही कम लेवल की मटीरियलिटी है बेटा। तो मैम कब आती है ये ऐसे अलग लेवल की मटीरियलिटी? तो देखो, कभी कभी लॉ बना देता है तुम्हारे लिए, जैसे कि रिलेटेड पार्टी या मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन, यूजर को सहन नहीं होगा अगर ये अमाउंट में गड़बड़ हुई तो। कभी कभी किसी इंडस्ट्री का कोई की डिस्क्लोजर होता है, वो जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में गड़बड़ करती ही है, तो मेरा यूजर यहाँ पे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता। तीसरी चीज, ये वो एरिया भी हो सकती है जहां पर यूजर का अटेंशन पूरी तरीके से फोकस्ड है किसी चीज पर। जैसे एक नया बिजनेस मैंने चालू किया था पिछले ही साल, तो मेरे सारे यूजर्स को फर्क पड़ता है कि इस साल मेरा वो बिजनेस कहाँ पहुंचा है। तो ये 3 जगहों पे मैं 1 लाख तक की मटीरियलिटी का वेट नहीं करूंगी, 60,000 की गड़बड़ होते ही रिपोर्ट करना शुरू कर दूंगी। पर ये सुनते ही आपके मन में एक बात आनी चाहिए कि मैम 1 लाख की गलती तो जरूरी नहीं है सारी हमको मिले, क्योंकि डिटेक्शन रिस्क भी तो होता है, आज ही पड़ा है। हो सकता है मुझे 98,000 की मिस्टेक्स मिल गई हो, तो क्या आपका दिल धक धक नहीं कर रहा? क्या आपको इच्छा नहीं हो रही 98,000 पे भी रिपोर्ट करने की? क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आ रहा कि 2,000 की गलतियां तो ऐसी भी होंगी ना जो ऑडिटर ने ना पकड़ी है ना ऑडिटर को मिली है? हो सकता है ऐसी गलतियां हम मैनेजमेंट के सामने लाए और उन्होंने उसको ठीक करने से भी ना बोल दिया हो। तो अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना भी तो जरूरी है। बच्चों, 1 करोड़ के लोन के लिए बैंक भी तो 1.5 करोड़ का कोलेटरल रखती है ना, कि कहीं कोई ऊंच नीच हो जाए तो हम तो कवर्ड रहे। सेम ऊंच नीच कवर करने के लिए
ऑडिटर भी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी रखता है जनाब, 1 लाख तक वेट नहीं करता गलतियां ढूंढने का, 75,000 से भोंपू बजाना शुरू कर देता है, गलती है, गलती है, गलती है। क्योंकि कुछ गलती तो ऐसी भी होगी 10-12 हजार की जो ऑडिटर को मिली नहीं है, कुछ गलती तो 5-7 हजार की ऐसी भी है कि मिली है, मगर जब हमने मैनेजमेंट को बताया तो मैनेजमेंट उसे करेक्ट करने से ना बोल दिया। तो मैं तो बाबा रे बाबा रिस्क नहीं लेना चाहती, और मैं चाहती हूं कि मैं कम लेवल पर ही रिपोर्टिंग शुरू कर दूं। तो अगर मेरे एफएस लेवल की मटीरियलिटी 1 लाख की है और परफॉर्मेंस मटीरियलिटी 75,000 है, तो मुझे 75,000 को परफॉर्मेंस मटीरियलिटी मानना है। 1 लाख की मेरी मटीरियलिटी है, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी मैंने सोचा यार आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, तो मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% सोच लिया। इट कैन बी 20%, इट कैन बी 10%, मैंने 25% सोच लिया, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी 25% ही है। कोई भी ऑडिटर जिस चीज को मटीरियलिटी मानता है ना, उस पे 20-25% वो मार्जिन लगा देता है, 20 to 25% जैसा मटीरियलिटी लेवल वो सोचकर चलता है। तो मैं 1 लाख तक गलती मिलने का वेट ही नहीं करूंगी, मैं 75,000 पे भी गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, क्वालिफाइड रिपोर्ट देना शुरू कर दूंगी। बचा लो, जैसे मैंने 1 लाख पे 75,000 निकाला, वैसे ही मुझे 60,000 पे भी 75,000 निकालना पड़ेगा। मतलब परफॉर्मेंस मटीरियलिटी एफएस की भी होती है और एबीसीडी वाली इंडिविजुअल जो पर्टिकुलर मटीरियलिटी होती है ना, उसकी भी होती है, दोनों की होती है। तो जरा 60,000 का 75% करके बता दीजिए मुझे कितना होता है, यहाँ पर लिख लीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि दोनों लेवल पे परफॉर्मेंस मटीरियलिटी होती है। तो जैसे 1 लाख वाली मटीरियलिटी 75,000 पे आके अटकी, वैसे ही आपकी यहाँ की परफॉर्मेंस मटीरियलिटी जो कि 60,000 है, उसका 75% कितना होगा? तो 15,000 माइनस कर देंगे आप 4 भाग में बांटकर, और पॉसिबली 45,000 पे आपकी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी इसकी निकल के आ जाएगी। डन। अब मैम ये मटीरियलिटी आपने तो अपनी मर्जी से पीबीटी ले लिया, आपने तो सोच लिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 5% ले लो। हम लोग को प्रॉफिट लेना चाहिए कि हम लोग को टर्नओवर लेना चाहिए, कि हम लोग को सेल्स लेना चाहिए, कि हम लोगों को लोन लेना चाहिए? तो कुछ भी ले सकता है। एनीथिंग कैन बी योर बेंचमार्क। बेंचमार्क कैसे सिलेक्ट होता है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। पर जो बेंचमार्क तुम सिलेक्ट करोगे उस पर एक परसेंटेज लगा देना। जितना बड़ा बेंचमार्क उतना छोटा परसेंटेज उस पर लगेगा। जैसे कि अगर बेंचमार्क आपका रेवेन्यू है तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, टर्नओवर इज द बिगेस्ट नंबर, तो उस पर 1% ही लगाओ। लेकिन अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो उस पर 5% लगा सकते हो। जो भी बेंचमार्क चुना है ना, जैसे प्रॉफिट लिया था मैंने बेंचमार्क, तो इसका ये मतलब नहीं है इस साल जितना प्रॉफिट हुआ है वही पत्थर की लकीर है। पिछले साल का देखो, पिछले साल से इस साल तक का देखो, बजट से मैच करो, और किसी भी एक्सेप्शनल इंक्रीज या डिक्रीज को इग्नोर करना, नॉर्मल पीबीटी पर ही तुम अपना परसेंटेज लगा देना। नाउ कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे, अप्रोप्रिएट बेंचमार्क बनाने में हेल्प करेंगे? देख लो, 5 एलिमेंट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। बैलेंस शीट में असेट और लायबिलिटी, बैलेंस शीट में असेट और लायबिलिटी, बैलेंस शीट में ही इक्विटी, पीएनएल में रेवेन्यू और एक्सपेंस। कुछ भी पिक कर लो, किसी पे भी परसेंटेज लगा दो। कभी कभी यूजर का अटेंशन किसी चीज पर फोकस्ड होता है, जैसे प्रॉफिट के बारे में बहुत सोच रहा है बंदा, रेवेन्यू के बारे में बहुत सोच रहा है बंदा, तो वही अटेंशन फोकस्ड है तो वही कर लो। अच्छा, नेचर ऑफ एंटिटी, एंटिटी का नेचर कैसा है, एंटिटी की लाइफ साइकिल, एंटिटी अपनी इंडस्ट्री में अभी कहाँ लोकेटेड है, एंटिटी का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ओनरशिप स्ट्रक्चर, एंड कैसे वो फाइनेंस्ड है। जैसे डेट वाली एंटिटी में सभी लोग ना उसके असेट पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, मगर इक्विटी वाले में कमा रही है कितना एंटिटी, उसी पर फोकस करेंगे। तो जहां फोकस, उसी को यूज करके उसी पे आप अपना मटीरियलिटी बना दीजिएगा। अब मैम एक बार जो मैंने मटीरियलिटी सिलेक्ट कर दिया, एक अमाउंट 1 लाख का, 75,000 का, 60,000 का चुन लिया,
क्या मैं उसको बदल नहीं सकता हूँ? नहीं बेटा, तू आराम से बदल सकता है, जब तेरे को बदलना है बदल सकता है। तो जब हालात बदले, नई इंफॉर्मेशन पता चली, या तुमने जो पहले इंफॉर्मेशन थी उसे ढंग से समझा ही नहीं था, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अगर चेंज हुई, तो तुम रिवाइज करना। अगर तुझे ये समझ आए कि तेरा यूजर और डर रहा है, मतलब अगर 1 लाख पे तुमने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स प्लान किए थे, तो 1.5 लाख की मटीरियलिटी पे तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स कम ही होते हैं। इसीलिए इसको ध्यान में रखने की जरूरत ही नहीं है, ये नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी ऑडिट प्रोसीजर्स कर चुके हो, कम क्यों करना है। चिल हो गया ना आदमी कि 1.5 लाख तक गलती चलेगी, कम चेक करूंगा तो चलेगा। लेकिन अगर बाई चांस बेटा तेरा ये अमाउंट 1.5 लाख से गिर के 50,000 हो चुका है, मतलब अब तेरा यूजर ज्यादा स्केर्ड है, ज्यादा फट्टू है, उसको टेंशन होता है, उसको जल्दी से फर्क पड़ता है, तो तुझे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स बढ़ाने पड़ेंगे, और ऐसी चीजें तुमको हमेशा स्टैंडर्ड्स करने बोलेंगे। तो जब जब स्टैंडर्ड तुमको बोलेगा देयर इज अ नीड टू रिवाइज फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, वो तुम देख लेना। लोअर मटीरियलिटी होगी तो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी भी और कम हो जाएगी। अगर तेरा 1 लाख से गिर के 50,000 ओवरऑल मटीरियलिटी हो गया है, तो 75,000 से गिर के परफॉर्मेंस मटीरियलिटी भी तो 35 और 40,000 के बीच आ जाएगा। क्या क्या चीजों का मैम मैं डॉक्यूमेंटेशन करके रखूं? इस पूरे स्टैंडर्ड में आपने जो जो पढ़ा 320 में जो पढ़ा सब डॉक्यूमेंट कर दो। मटीरियलिटी फॉर एफएस एज अ होल, फिर इंडिविजुअल पर्टिकुलर लेवल की मटीरियलिटी, फिर परफॉर्मेंस मटीरियलिटी जो आपने 1 लाख इसका अमाउंट तय किया था हमारे एग्जाम्पल में, आपने 60,000 इसका किया था। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी आपने इसकी निकाली थी 75,000, इसकी निकाली थी ये 60 था क्या? हाँ, तो 45,000 निकाली थी आपने, 45,000 परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। और इसमें अगर कोई बदलाव आया है, कोई चेंज आया है, कोई रिवीजन आया है, तो आप वो भी कर दोगे। मटीरियलिटी और आपका ऑडिट रिस्क। लास्ट आंसर फॉर पार्ट 2, मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। मटीरियलिटी और ऑडिट रिस्क आपको प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट करने में हेल्प करेगा और ओपिनियन बनाने में भी हेल्प करेगा। जैसे आरएपी, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से आरएमए में पता चलता है, ये प्लानिंग वाला पार्ट है। मटीरियल नहीं पता और रिस्क नहीं पता, तो रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट कैसे बनेगा, ये कैसे हो पाएगा? ये नहीं होगा तो इसी के बेसिस पे तो हम लोग डिसाइड करते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कौन सा, कब और कितना करना है, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ये वाला पार्ट कैसे करोगे अगर वही नहीं पता है तो? एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स जो आपको मिले, उसका ओपिनियन पे असर। अगर मटेरियल होता है तब हम 705 में जाते हैं, नहीं तो 700 में ही रिपोर्ट दे देते हैं, तो उसका असर ओपिनियन पे क्या जा रहा है वो भी हमें देखना है। इसके साथ हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा यूनिट 2 यानी पार्ट 2 भी होता है कंप्लीट। आज के रिवीजन क्लास के लिए हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसके पार्ट 2 में जो कि कल आ रहा है, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बचे हुए 3 पार्ट्स, पार्ट 3 इंटरनल कंट्रोल, पार्ट 4 ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एंड पार्ट 5 SA 330। सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर। इस पार्ट के जो भी डाउट्स है चैट बॉक्स में, इफ यू हैव माय नंबर, do send it, do ask, and stay tuned for all the upcoming revisions. Hello everyone, this is CA Payal Shrimal from Panoramic Education और हम लोग कर रहे हैं पूरा इंटर ऑडिट एकदम शॉर्टकट में रिवाइज। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने चैप्टर 3 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल में उसके पहले 2 पार्ट कवर कर लिए थे। आप लोगों को मैं बता दूं कि चैप्टर को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, रिस्क असेसमेंट, मटीरियलिटी, इंटरनल कंट्रोल, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट और SA 330 में रिस्पॉन्सेज। We've already covered रिस्क असेसमेंट और मटीरियलिटी और एग्जाम में उसे पूछे जाने वाले आंसर्स को हम ऑलरेडी स्टार करके पढ़ चुके हैं। अब बारी है आज के इस लेक्चर में पार्ट 3 से कंटिन्यू करने की। पार्ट 3
जो है इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है। इंटरनल कंट्रोल बोले तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसको मैनेजमेंट और TCWG ने लगाया है, डिजाइन किया है, लगाया यानी इंप्लीमेंट किया है और मेंटेन भी किया है। डिजाइन, इंप्लीमेंट और मेंटेन, ये तीनों चीजें मैनेजमेंट करती है। इंटरनल कंट्रोल हो जाने की वजह से सारा काम टाइम पर खत्म होता है, फ्रॉड पकड़े जाते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स सही और रिलायबल बनते हैं, असेट की चोरियां नहीं होती है और कानून का पालन होता है। मैं कुछ इंटरनल कंट्रोल्स के एग्जाम्पल आपको दे दूं, जैसे कि इंटरनल कंट्रोल का पहला एग्जाम्पल हो गया कि भाई कोई भी सीनियर जूनियर के काम को रिव्यू करेगा ही करेगा। कोई भी कीमती एसेट दो लोगों की जॉइंट कस्टडी में रहेगा। एक पर्सन का काम वो अपने सीनियर से ऑथराइजेशन लेने के बाद ही कर सकता है। आईडी पासवर्ड्स हैं तो स्ट्रॉन्ग तरीके से लगे होंगे। पढ़े लिखे और कॉम्पिटेंट लोगों को एथिक्स टेस्ट लेने के बाद ही नौकरी पर रखा जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट रूम्स के अंदर केवल ऑथराइज्ड पर्सनल को एंट्री दी जाएगी। इंपॉर्टेंट एसेट जहां पड़े हैं वहां कैमरा लगे होंगे। ये सभी कुछ इंटरनल कंट्रोल का हिस्सा होता है। इंटरनल कंट्रोल के जिंदगी में 4 मेन पर्पस को अचीव करना होता है। पहला, कि जो किताबें बने वो रिलायबल बने, इसीलिए कैश जो संभाल रहा होता है और कैश की एंट्री जो कर रहा होता है, ये दोनों अलग अलग लोग होते हैं। सेग्रीगेशन भी एक एग्जांपल है इंटरनल कंट्रोल का ही। दूसरा, हमारे सभी ऑपरेशंस इकोनॉमिकली, एफिशिएंटली और आपका इफेक्टिवली कंप्लीट हो सके, ये इंटरनल कंट्रोल की ड्यूटी होती है। जैसे कि आपके काम को सस्ते में कर देने वाला इंटरनल कंट्रोल कौन सा है? भाई मुझे अगर 2 एसेट या 2 इन्वेंट्रीज कुछ भी खरीदनी है, तो सबसे पहली बात है कि मैं टेंडर मंगवाऊंगी, मैं 3-4 लोगों का प्राइस कंपेयर करूंगी एंड देन उसमें से एक सिलेक्ट करूंगी। तो मेरे ऑपरेशंस इफेक्टिव, एफिशिएंट और इकोनॉमिक को इसके कंट्रोल्स मैंने लगा दिए। मेरे वर्कर्स कोई भी लेट ना आए, उनकी पंच इन पंच आउट टाइम में डलवा के रखती हूँ। ये भी अगेन ऑपरेशनल कंट्रोल का ही एग्जांपल है। देन आपके सभी एसेट सेफ गार्डेड रहे, इसलिए तो आप जॉइंट कस्टडी में रखते हो, कैमरा के अंडर रखते हो, रिव्यू करवाते हो, हर थोड़े थोड़े दिन में फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, ऑथराइज्ड पर्सनल के पास ही सामान होता है, किसके पास कौन सा सामान है उसकी एंट्री होती है। ऑल दीज थिंग्स आर सेफ गार्ड ऑफ एसेट्स। देन कानून का पालन कर लेना, आप सब जगह पे लिख कर रखते कौन कौन सा कानून हमें लगता है किसके पालन की जिम्मेदारी किसकी है और नहीं पूरा होने पर क्या पेनल्टी लगेगी। These are all examples of internal control. Now, internal control अंडरस्टैंड करने के ऑडिटर को अलग फायदे होते हैं और इवेल्युएट करने के लिए अलग, ये बात याद रखिएगा और दोनों एग्जाम में पूछे हुए। देखिए अगर ऑडिटर समझ लेगा ना कि कंट्रोल्स कहाँ पे है और कैसे लगे हैं, तो गलतियां कहाँ मिल सकती है उसे उसका अंदाजा लग जाएगा, रिस्क कहाँ पर ज्यादा है वो पता चल जाएगा और अकॉर्डिंगली वो अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन कर पाएगा। बेनिफिट्स इज आस्क्ड इन एग्जाम, तो आपको ये तीनों पॉइंट याद करने रहेंगे। ऑब्जेक्टिव्स इज आस्क्ड इन एग्जाम, तो आपको ये चारों पॉइंट याद करने रहेंगे। इवन इंटरनल कंट्रोल में कमियां होती है, तुम कितना भी कंट्रोल लगा लो बाबू, कुछ ना कुछ तो तुमसे छूट ही जाएगा। कैमरा लगे होते हैं, वॉचमैन लगे होते हैं, फिर भी चोरियां तो होती है ना। कितना भी आप एक सुपरवाइजर को रख लें कि उसे जूनियर का काम रिव्यू करना है, पर आपके कह देने से उसने कर थोड़ी लिया। तो कंट्रोल्स सारे चलते ही नहीं है बराबर। कंट्रोल्स में कमियां देखिए, सबसे पहली कमी इंसानी जजमेंट की, इंसान तो जजमेंट गलत लेता ही है और ह्यूमन जहां पे भी इन्वॉल्व होगा, मैनेजमेंट जहां पे भी इन्वॉल्व होगा, वहां वो अपने एस्टिमेट की वजह से गलत फैसले ले पाएगा। आपने कितने भी कंट्रोल लगा दिया, आपने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कर दिया, 2 अलग लोगों को अलग अलग काम सौंप दिया, पर अगर ये लोग साथ मिल गए तो, अगर इन लोगों ने कल्यूजन कर दिया तो, लिमिटेशंस इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटीज, छोटे एंटिटीज में तो भाई हमारे पास इतने पैसे ही नहीं होते कि हम एक काम अलग इंसान से कराएं, दूसरा दूसरे से करवाएं, तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कर ही नहीं सकते। और कितनी बार ऐसा होता है कंट्रोल अच्छे से काम कर रहा है पर कंट्रोल को यूज करने वाले इंसान को उसकी पर्पज ही नहीं पता। तो ह्यूमन जजमेंट, पर्पस नहीं पता होना और जजमेंट बाय मैनेजमेंट, 3 ह्यूमन पॉइंट्स एक साथ में करोगे। कलूजन यानी मिली भगत, 2 लोगों के बीच में आपस में मिली भगत हो गई, ये भी एक प्रॉब्लम की बात है। और छोटी एंटिटीज के केस में तो हम महंगे कंट्रोल लगा ही नहीं सकते। इट इज सेड दैट 30,000 की चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए 50,000 का ताला नहीं खरीदा जा सकता।
इसीलिए छोटी एंटिटीज कभी ज्यादा जो है कंट्रोल नहीं लगा सकती। हालांकि छोटी एंटिटीज में एक फायदा ये भी तो है कि वो ओनर मैनेजर पूरे दिन सर पर ही बैठा होता है, उसकी इतनी क्लोज इन्वॉल्वमेंट एक तरीके से कंट्रोल्स के केस में इफेक्टिव काम कर जाती है। नाउ ये तीनों ही टॉपिक पूछे हुए थे, अब आ जाते हैं हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। मीनवाइल अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट आ रहा है तो आप साथ साथ में मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं डाउट, दैट आई कैन रीड विथ यू। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। जैसे ही कोई टॉपिक आपका खत्म हो रहा है और आपको समझ आ रहा है, आप क्लियर लिख लीजिए चैट बॉक्स में, सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल के आपको दिख सकते हैं स्क्रीन पे 1 2 3 4 और 5 कंपोनेंट्स हैं। ये पांचों कंपोनेंट्स अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग चीजों की बात कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट जो है वो बात कर रहा है कंट्रोल एनवायरनमेंट। मैं कहती हूँ इंटरनल कंट्रोल का सबसे पहला एस्पेक्ट होता है इंसान। अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं तो कंट्रोल एनवायरनमेंट का मतलब मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा मैं यहाँ पे कमिटी बना सकती हूँ लोगों का, और यही कंट्रोल एनवायरनमेंट कहलाएगा। दिस TCWG, दिस मैनेजमेंट एंड दिस क्लोज एनवायरनमेंट में ये जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, अब आ रही है आवाज बेटा, ये जो क्लोज मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, इस कंपोनेंट को कंट्रोल एनवायरनमेंट कहा जाता है। देखिए अगर टॉप मैनेजमेंट ही बहुत अच्छा है, कल्चर ऑफ ऑनेस्टी और एथिकल बिहेवियर रखता है, तो ऐसे में सोच लीजिए कि कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली, क्योंकि उन्होंने सिखाया ही अच्छा होगा। चोर जैसा मैनेजमेंट तो चोर जैसे एम्प्लॉय, एकदम ऑनेस्ट मैनेजमेंट तो एकदम ऑनेस्ट एम्प्लॉय। और ये वाला जो कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है ना, इट लेज फाउंडेशन फॉर अदर कंपोनेंट्स ऑल्सो। इसमें तीन चीजें ऐड हो जाती है, मैनेजमेंट, फंक्शन एंड गवर्नेंस। मैनेजमेंट TCWG का एटीट्यूड और कितना वो लोग अवेयर है, और ये एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन की टोन सेट कर देता है। अपने आप में भी ये 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है कंट्रोल एनवायरनमेंट। एम आई ऑडिबल नाउ? आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है एवरीवन? ओके, सो कंट्रोल एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं तो हमें पहला एलिमेंट देखना पड़ता है कम्युनिकेशन, एनफोर्समेंट ऑफ इंटेग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोगों को दिखाएंगे, अच्छा वॉइस लो आ रही है, 1 मिनट में माइक स्विच करके देख लेती हूँ इफ इट हेल्प्स। एम आई ऑडिबल नाउ? आवाज आ रही है? ओके, नाउ moving on to communication and enforcement of integrity and ethical values. आवाज आ रही है क्या? फटाफट बताइए।
ओके, अब जब हम लोग कम्युनिकेशन करवाते हैं इंटेग्रिटी और एथिकल वैल्यूज का, तो सबसे पहले दो चीजें करनी होगी आपको। एक, आप जाकर के इन्फॉर्म करिए कि क्या इंटेग्रिटी और एथिकल वैल्यूज हैं, ठीक है। बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स उनको बताइए, इन्फॉर्म देम कि स्टैंडर्ड्स बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एंड देन मैनेजमेंट क्या एक्शन लेगा ये भी बताना जरूरी है, तभी जाके वो लोग फॉलो करेंगे। अगर आपने सिर्फ उनको एथिक्स बता दिए तो दे विल नॉट फॉलो इट। आपको बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स भी बताने हैं और आपको मैनेजमेंट के वो एक्शंस भी लगाने हैं जिससे वो इलीगल एक्टिविटीज अपने आप खत्म सी हो जाए। देन हम देखते हैं कि टीसीडब्ल्यूजी कितना कमिटेड टू कॉम्पिटेंस है, यानी क्या वो खुद कॉम्पिटेंस चाहता है, क्या वो खुद कमिटेड है कॉम्पिटेंस को लेकर। फिर टीसीडब्ल्यूजी का पार्टिसिपेशन, अब तो आवाज आ ही रही होगी आई थिंक, बराबर। फिर टीसीडब्ल्यूजी का पार्टिसिपेशन कि टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट से अलग है या मैनेजमेंट का ही हिस्सा है, कितना एक्सपीरियंस है उसको, कितना इन्वॉल्व करवाते हैं हम टीसीडब्ल्यूजी को, क्या वो इन्वॉल्व होता भी है कि नहीं होता है। मैनेजमेंट की फिलॉसफी और ऑपरेटिंग स्टाइल में हम दो चीजें डिस्कस करते हैं, एक कि मैनेजमेंट की रिस्क उठाने की खुद की अप्रोच या एपेटाइट कितनी है, और दूसरा एफआर को लेकर के उसका क्या एटीट्यूड है, मतलब आर दे ट्राइंग टू फॉलो और आर दे नॉट ट्राइंग टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसीज। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली सेम पॉइंट है। इसमें हम देखते हैं कौन मैनेजमेंट बंदा अपना कितना पार्ट किसको डेलीगेट कर सकता है और कौन किसको रिपोर्ट करता है, तो लाइंस ऑफ रिपोर्टिंग, ताकि रिव्यू भी अच्छे से हो सके और कौन किसको रिपोर्ट करेगा उस पर भी हम अच्छे से काम कर सके। देन आता है आपका एचआर पॉलिसीज, जिसमें रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, कॉम्पेंसेशन, ये सारी चीजें आ जाती है। ये फर्स्ट था आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट। देखिए, कंट्रोल एनवायरनमेंट का हो जाना कोई अपने आप में निश्चित बात नहीं है कि फ्रॉड खत्म ही हो जाएगा, लेकिन हाँ, रिस्क जरूर कम करता है, क्योंकि अगर अच्छे लोग होंगे टॉप मैनेजमेंट पे तो ये एटलीस्ट इसका असर तो दूसरों पे पड़ेगा ही ना, कम फ्रॉड तो होंगे ही ना, ये एब्सोल्यूट डेटरेंट तो नहीं है। कंट्रोल एनवायरनमेंट की कमी जरूर ये बात श्योरली बता देगी कि इंटरनल कंट्रोल्स में वीकनेस है और फ्रॉड होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि आरएमएम बढ़ जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा, इसलिए हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट भी बढ़ा देंगे। कंट्रोल एनवायरनमेंट कभी अपने आप में मटेरियल मिसस्टेटमेंट को ना तो प्रिवेंट कर सकता है, ना डिटेक्ट कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता अकेले, लेकिन दूसरों की हेल्प जरूर कर सकता है। फर्स्ट वाला हो गया हमारा। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। हमें एंटिटी की रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, कब रिस्क आ जाता है, कोई भी आप नया काम करके देख लो, कोई भी नया कानून लाके देख लो, इंसान लाके देख लो, कोई भी नई टेक्नोलॉजी बिजनेस में लाके देख लो, रिस्क तो पहले आता है कि गड़बड़ होगी, लोगों ने फॉलो नहीं किया होगा। हम उसको कैसे असेस करें, तो एंटिटी की रिस्क असेसमेंट की जो प्रोसेस होती है ना, इसमें ऑडिटर बैठ के पहले ये पूछता है कि क्या मैनेजमेंट के पास रिस्क को आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया है कि नहीं, आइडेंटिफाई बिजनेस रिस्क, क्या इसकी प्रोसेस है कि नहीं। सेकंड, वो ये पूछता है कि क्या हम सिग्निफिकेंस पता कर सकते हैं किसी रिस्क का, कि कोई रिस्क कितना मोटा रिस्क है। थर्ड, हम देखते हैं वो रिस्क के होने की संभावना कितनी, और अगर आके पड़ गया हमारे ऊपर वो रिस्क, नया कॉम्पिटिटर आ गया, अगर कोई प्रकार के नए बिजनेस में रिस्क आ गया, तो मैं उस रिस्क से फाइट कैसे करूंगा, एक्शन क्या है एंटिटी के पास। ये चार चीजें रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में हम समझते हैं, ऑडिटर समझता है। फिर ऑडिटर ना ये चाहता है कि उसको एक अंडरस्टैंडिंग मिले प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। क्या अंडरस्टैंडिंग मिले कि नंबर वन, वो कौन सा ट्रांजैक्शन है जो एंटिटी के लिए सबसे जरूरी है, सिग्निफिकेंट। इसके लिए हमने एग्जांपल लिया था कि आज अगर
बैंक है तो डिपॉजिट्स एडवांसेस उसके लिए सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं, हॉस्पिटल है तो पेशेंट बिल, स्कूल है तो बच्चों के पास से जो फीस आती है, टीचर्स को जो सैलरी देते हैं। तो कौन सा क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन सबसे जरूरी है, उसे शुरू कैसे करते हैं, रिकॉर्ड करते हुए जनरल लेजर में कैसे जाते हैं, उसके रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स यानी सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन में वाउचर वगैरह है, कौन सा स्पेसिफिक अकाउंट अफेक्ट होता है उसकी वजह से। तो ये 3 पॉइंट तो साथ में आ गए क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन को लेकर। फिर एक पॉइंट और इसी से रिलेटेड है कि भाई ये इंफॉर्मेशन सिस्टम इस सिग्निफिकेंट आइटम को कैप्चर कैसे करता है, एफआर की प्रोसेस कैसे यूज होती है एफएस को प्रिपेयर करने के लिए, एंड फाइनली जर्नल एंट्रीज जो कि मेन है उनके सराउंडिंग हमारे पास क्या कंट्रोल्स हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम चेक कर लेने के बाद फाइनली हम लोग कंट्रोल एक्टिविटीज की तरफ जाते हैं, जिसमें ऑथराइजेशन की चेकिंग होगी कि क्या तुमने मुझसे पूछकर काम किया, तुम्हारे काम का रिव्यू, एक आदमी के काम का रिव्यू दूसरा आदमी कर रहा है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कहां से शुरू हुआ इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट किस स्टेप पे जाएगा और कितनी उसकी कॉपीज बनेगी। फिजिकल कंट्रोल के अंदर में तो बायोमेट्रिक डिवाइस आ गए, कैमरास आ गए, आईडी पासवर्ड्स आ गए, वॉचमैन आ गया। फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ एसेट क्या है, एंड फाइनली सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, जिसके अंदर में भाई एक होता है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने वाला और एक होता है ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने वाला। जिसके हाथ में कैश है वो कैश बुक नहीं संभालेगा, वरना कल को तो वो यही करेगा ना, फटाफट कैश खर्चा भी कर देगा और बुक में एंट्री भी डाल देगा अपने नाम की, तो ये गलत हो जाएगा। बोलिए क्लियर है, एनी डाउट स्टिल हियर। कमिंग ऑन टू मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटीज, लास्ट पार्ट जो हमारा होता है इसमें कि भाई एक बार जो आपने कंट्रोल्स लगा दिए, अब अपन को फटाफट उसको चेक करना है कि वो चलते हैं कि नहीं। तो आप दो तरीके से चेक कर सकते हो, एक चालू कंट्रोल्स को चेक कर सकते हो, दूसरा कभी ऐसे धंधा बंद करो एक आधा दिन के लिए और सेपरेट इवैल्यूएशन करो। आप ये करोगे क्यों, क्योंकि या तो कस्टमर कंप्लेन कर रहा है या रेगुलेटर कंप्लेन कर रहा है, और आपको बस यही देखना है कि जो कंट्रोल्स हैं वो टाइमली बेसिस पे जो गलती पकड़नी है वो कर पा रहे हैं कि नहीं। मान लीजिए कंट्रोल जिस चीज के लिए लगाया है वो कर ही नहीं पा रहे काम, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, दिस इज मॉनिटरिंग। अब इस पूरे टॉपिक में से ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज बीन सेपरेटली आस्क्ड आल्सो, मतलब इसका एक कॉम्बिनेशन क्वेश्चन भी बन जाता है कंपोनेंट्स के नाम से, और इंडिविजुअली भी पांचों टॉपिक को टेस्ट किया गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि क्या सारे कंट्रोल्स हमें ऑडिट में चेक करने चाहिए, क्या फालतू बातें हैं, ना ऑडिटर के पास इतना वक्त है और ना ऑडिटर के लिए ये पॉसिबल है कर पाना। और क्यों ही करे ऑडिटर, क्या हम लोग ऑपरेशंस, कॉस्ट कैसे बचाना है, ये सब चीजों के लिए थोड़ी आए हैं एंटिटी की जिंदगी में, हम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कमी ढूंढने आए हैं। तो भाई हमारे लिए तो केवल वही कंट्रोल रिलेवेंट होता है, जैसे कि इंटरनल कंट्रोल 4 पार्ट के लिए था, एफआर, ऑपरेशंस, कंप्लायंस एंड एसेट सेफगार्डिंग। इसमें से सिर्फ एफआर वाला काम का है। कभी कभी इन दोनों के रिलेटेड कंट्रोल्स हम सिर्फ तब चेक कर लेते हैं जब उसका डेटा हम लोग यूज करने वाले हो, सारे के सारे तो हमारे लिए रेलेवेंट भी नहीं होते, इसलिए हम सारे कंसिडर भी नहीं करते। अगर ऑडिटर मतलब करता भी है, कानून उसको बोल रहा है कि तू कंप्लायंस पे रिपोर्ट कर, तब जाकर के वो इंटरनल कंट्रोल चेक करता है और ज्यादा चेक करता है। अब कौन से कंट्रोल्स मेरे लिए रेलेवेंट होंगे, तो कौन से फैक्टर्स हेल्प करते हैं मुझे वो डिसाइड करने के लिए, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट आंसर। देखिए जिस आइटम के रिलेटेड कंट्रोल है, हमें उस आइटम के रिलेटेड कंट्रोल चेक करना है कि नहीं करना है। उसके लिए सबसे पहले खुद से सवाल पूछिए, इज दैट आइटम मटेरियल, अगर मटेरियल ही नहीं है तो कंट्रोल जाने दो। इज दैट आइटम रिस्की, क्या उस चीज में गलती हो सकती है, जैसे कि एस्टिमेट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, तुम्हें शक है कि उसमें गलती हो सकती है, तो उसके रिलेटेड रिस्क ज्यादा है, तो तुम उसके रिलेटेड कंट्रोल्स चेक करोगे। तुम्हें इन्वेंट्री पे शक है तो तुम इन्वेंट्री के रिलेटेड कंट्रोल्स चेक करोगे। साइज ऑफ द एंटिटी पे डिपेंड करता है कि तुम कितने कंट्रोल्स चेक करोगे, एंटिटी के बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, ओनरशिप पे डिपेंड करता है, कितना डाइवर्स है, कितना कॉम्प्लेक्स है ऑपरेशन, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को कौन कौन सा कंट्रोल चेक करना चाहिए। नाउ अगर कंप्लीटनेस वगैरह के ऊपर कोई कंट्रोल्स हैं तो ओनली रेलेवेंट तब है जब ऑडिटर उसका इन्फो यूज करने वाला है।
यूज ऑफ इन्फो करेगा ऑडिटर तभी उसके लिए ये रिलेवेंट है। अगर असेट की सेफ गार्डिंग के ऊपर हमने इंटरनल कंट्रोल लगाए हुए हैं तो मुझे चेक कर लेना चाहिए ना, एफआर के रिलेटेड वाला तो कर ही लेना चाहिए, और ऑपरेशंस वाला जनरली रेलेवेंट नहीं होता है। ऑडिटर केवल वहीं तक लिमिटेड रह जाता है जहां रिलायबिलिटी ऑफ एफआर की बात हो। अब रेलेवेंट कंट्रोल्स की नेचर, एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तीन चीजें आप चेक करोगे किसी में भी। पहले आप उसकी डिजाइन चेक कर लोगे, फिर आप देखोगे कंट्रोल लगा हुआ है कि नहीं, और तीसरा आप चेक करोगे कि क्या वो चलता है कि नहीं। तो डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स, check implementation, check if they are operating effectively or not। देखिए अगर प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट कर पा रहा है टाइम पे आपका कंट्रोल तो उसका डिजाइन प्रॉपर है, केपेबल है वो। सेकंड, कंट्रोल है मगर एंटिटी उसको लगा नहीं रही तो उसकी इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। कंट्रोल अच्छा है मगर फॉलो ही नहीं हो रहा तो इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस अगेन उसको चलाकर देखना होता है। कैसे चेक कर सकती हूँ मैं डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन के कंट्रोल्स को? यार देखो पूछ कर, मगर पूछना कभी अकेले काफी नहीं होता है, थोड़ा ऑब्जर्व भी करना पड़ता है। थोड़े मैं डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट कर लूंगी। कैसे डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट कर लूंगी? कि जैसे एक सीनियर ने जूनियर का काम रिव्यू किया है तो मैं उसको कहूंगी ला दिखा तेरे वर्किंग पेपर्स में कहाँ लिखा है कि तूने रिव्यू किया है। ला दिखा ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल लेकर के तुमने डिस्काउंट दिया है ना, लाओ मुझे डॉक्यूमेंट दिखाओ कहाँ अप्रूवल है। तो मैं वो सब चीजें देख सकती हूँ। आई कैन ऑल्सो ट्रेस द ट्रांजेक्शन थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब मैंने ऊपर आपको एक टॉपिक कराया था बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल, ये नीचे है बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएटिंग इंटरनल कंट्रोल, दोनों अलग अलग है। ऑडिटर को ये पता चलेगा इवैल्यूएट करके कि फ्रॉड एरर कहाँ होगा। ऑडिटर को ये पता चलेगा कि एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल है कि नहीं, इंटरनल ऑडिट काम कर रहा है कि नहीं, इंटरनल कंट्रोल एसेट सेफगार्ड कर रहा है कि नहीं, मैनेजमेंट ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कर रहा है कि नहीं, कितनी रिलायबल है रिपोर्ट्स। ये सारी चीजें ऑडिटर को पता चलेगी सिर्फ कंट्रोल्स चेक करके, क्योंकि कंट्रोल चेक करेगा जहां कंट्रोल नहीं चल रहे वहीं गड़बड़ है, वहीं सब चीजें चेक नहीं हो रही, वहीं रिपोर्ट्स आपके नॉन रिलायबल हैं। फाइनली आपको एक ऑडिट प्रोग्राम बनाना है आफ्टर इंटरनल कंट्रोल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि तेको पता चला ना कि कंट्रोल्स कितने स्ट्रॉन्ग है कितने नहीं, उसके बाद ही आप बना पाएंगे। अगर उसके पहले आपने बनाने की कोशिश की बेमतलब ही आपका ऑडिट प्रोग्राम बहुत बड़ा बनेगा और उसमें मास ऑफ एंट्रीज, गद्दे भर एंट्रीज के बीच में आपकी पूरी ऑडिट खो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ चेक करना है कहाँ नहीं चेक करना है। जहां कंट्रोल्स वीक है, जहां गड़बड़ होने की संभावना है, वहीं पे ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स टिकाओ तो आपका ऑडिट काम का होगा, वरना आपका ऑडिट बकवास और प्रोसीजरल होगा जिससे कोई आउटकम पे अपन पहुंच पाएंगे नहीं। पता करो कि सिस्टम एक्चुअली ऑपरेशन में है कि नहीं। नाउ विथ रिव्यू आपको समझ आएगा इंटरनल कंट्रोल ज्यादा ऑब्जेक्टिव हम हो पाएंगे, मैनेजमेंट की नोटिस में कमियां भी ला पाएंगे कि भाई आपका ये कंट्रोल ढंग से नहीं चलता, आप इसको सुधारो ना। हम टेस्ट चेकिंग में भी डिसाइड कर पाएंगे कहाँ पर हमें ज्यादा फोकस करना है, कहाँ पे कंट्रोल्स वीक है, कहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं लगाने हैं, कहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कवर करने हैं, कहाँ एडिशनल टेस्ट करना है, मतलब वेयर टू फोकस मुझे पता चलेगा। अब नॉर्मली इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करने का तरीका क्या होता है? सी, कंपनी के प्रोसीजर्स, मैनुअल्स, फ्लो चार्ट्स ये सब पढ़े हैं, तुम पढ़ सकते हो, और यू कैन राइट आस्क द राइट पर्सन द राइट क्वेश्चन, वो आपको सही जवाब देके समझा देंगे। चार मेथड अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जहां पे आपको इंटरनल कंट्रोल अच्छे से समझ आ पाएगा। पहले मेथड को कहते हैं नैरेटिव रिकॉर्ड। पट 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 तोते की तरह एक आदमी पूरा का पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको दे देगा, इंटरनल कंट्रोल्स क्या है, कहां से शुरू हो रहे हैं, कहां पे खत्म होंगे, हाउ दे आर वर्किंग। बट सिर्फ सुन के मत आ जाना, एक्चुअल टेस्टिंग और प्रोसीजर को होते हुए देखना बहुत जरूरी है, वरना प्रॉब्लम क्या होगी पता है? सिस्टम कैसे चल रहा है ये पता लगाना बहुत मुश्किल, वीकनेस देख पाना बहुत मुश्किल, और बदलाव बीच में ही आ गए आपको पता ही नहीं चल रहा। तो ये छोटे बिजनेस को बहुत ज्यादा सूटेबल होता है, जहां बहुत इंटरनल कंट्रोल का भयंकर फॉर्मल सिस्टम नहीं है, वहीं पे आप नैरेटिव रिकॉर्ड यूज कर सकते हो। या फिर कमिंग टू चेकलिस्ट, व्हाट इज चेकलिस्ट? चेकलिस्ट मतलब वो सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस या क्वेश्चंस जो एंगेजमेंट टीम को दिए जा रहे हैं एक एक कंट्रोल के रिलेटेड। मैंने पर्ची पकड़ा दी, मैंने कहा जा भाई मेरा एक टीम मेंबर जो है वो चेक करेगा सारे के सारे परचेजेस,
सारे के सारे परचेजेस, तो परचेजेस के रिलेटेड मैंने उसको एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दे दिया कि क्या ये लोग टेंडर मंगवाते हैं, क्या परचेज का ऑर्डर स्टैंडर्डाइज रखा है, क्या प्री नंबर्ड है, क्या क्या ये लोगों ने अप्रोप्रिएट पर्सन के पास में वो परचेज ऑर्डर्स की एंट्रीज रखी हैं क्या, रिक्विजिशन कैसे होता है, वगैरह वगैरह वगैरह, लंबी सी लिस्ट मैंने दे दी। अब मेरी ही ऑडिट की एंगेजमेंट टीम का मेंबर ही इसको भर रहा है यस नो या नॉट एप्लीकेबल से। जहां जहां यस है मतलब कंट्रोल्स हैं, जहां जहां नो है मतलब कंट्रोल्स मिसिंग हो सकते हैं। हो सकता है कि कंट्रोल्स अपने मिसिंग हो। फिर इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि वो कंट्रोल कहीं एप्लीकेबल ही ना हो। गाइस याद रखिएगा, नो इज ऑलवेज अ डिससैटिस्फैक्टरी आंसर। अब होगा क्या कि जो भी प्रिंसिपल है ना वो इसको अच्छे से स्टडी करेगा, समझेगा पूरा डिटेल में, और बता पाएगा कि कंट्रोल्स कहाँ है कहाँ नहीं। अब इसकी इफेक्टिवनेस तो बहुत अच्छी है क्योंकि मेरी टीम को मैंने करने ये भेजा है। इससे होगा क्या कि कोई भी कंट्रोल का कोई भी हिस्सा चेक होना छूटेगा नहीं, कोई भी दो बार नहीं होगा, किसने चेक किया अकाउंटेबिलिटी भी सेट हो पाएगी। बट वाई शुड ऑडिट टीम डू ऑल द वर्क? क्यों ना हम ये क्वेश्चन अंदर के लोगों से भरवा दे, जिनको अपने खुद के यहाँ का इंटरनल कंट्रोल तो ज्यादा अच्छे से पता ही होगा ना। अगर उनके यहाँ पे कंट्रोल एनवायरमेंट इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर है तो यस पे टिक आएगा। उन्हें बोलेंगे खुद ही भर के दो। हम उनको एक चेकलिस्ट दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे 4 चेकलिस्ट दे रखी है, एक परचेज के रिलेटेड, एक इन्वेंट्री के रिलेटेड, एक फिक्स्ड असेट के रिलेटेड और एक क्रेडिटर्स के रिलेटेड। उनको खुद ही हम पूछ लेते हैं क्या सप्लायर के इनवॉइसेस अकाउंट्स डिपार्टमेंट से रूट होते हैं। अब उनकी एंटिटी है तो उनको तो पता ही होगा ना, तो वो यस या नो लिख देंगे। जहां पर भी वो नो लिखेंगे वहां पे कंट्रोल मिसिंग है और मेरी टीम जाकर चेक करेगी। तो अब आपका दिमाग तो कहेगा कि मैम ऐसे में क्लाइंट को भरने बोला है, वो तो चीटिंग भी कर सकता है। देखो बेटा, क्लाइंट चीटिंग कर सकता है पर तुम उसको धमका के रखना। तुम उसको कहना कि अगर कहीं पर भी इनकंसिस्टेंसी नोटिस में आई ना तो तेरे को कोने में देके धोप दूंगी मैं, तेरे को बता दूंगी मैं अच्छे से कि कहाँ कहाँ तूने गड़बड़ करी है। तो engagement team and client employees for a clearer picture matters to be discussed, इन दोनों के बीच में डिस्कशन होगा। engagement team और मेंबर आपस में बैठकर डिस्कस करेंगे। वो लोग आपस में बैठकर पता लगाएंगे कि भाई कहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, राइट, और क्यों तूने गलत भरा। इस तरीके से पूरा डिस्कशन हो पाएगा। ओवरसाइट ऑफ द प्रोसीजर इज लाइकली टू आकर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कहीं पर भी कोई भी कंट्रोल्स हैं, डिफेक्ट हैं कंट्रोल्स के अंदर, वो तुरंत पता लग जाएंगे और ना अच्छे से हमारी टीम सुपरवाइज कर पाएगी। हमारा काम भी शॉर्टकट में हो जाएगा। धमका के रखना तो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर इवन चेकलिस्ट से भी बेटर हो जाता है। अब आ जाइए फ्लो चार्ट के ऊपर। फ्लो चार्ट इज द बेस्ट मेथड टू अंडरस्टैंड कंट्रोल्स बिकॉज वाई, काला अक्षर भैंस बराबर। मैं डायग्राम देख लेती हूँ ना, एक कंट्रोल कहाँ से शुरू हुआ, एक डॉक्यूमेंट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, उसकी कितनी कॉपीज बनी, किस पर्सन के पास गई, किसने अप्रूवल दिया, किसने क्या किया। इसमें थियोरी है ही नहीं, इसमें डब्बे बने हुए हैं, लाइनें बनी हुई है, और मुझे जितना अच्छे से किसी डायग्राम को देख के कंट्रोल समझ आता है उतना टेक्स्ट पढ़ के कभी नहीं आएगा। इसके अंदर होता है आपका ग्राफिक प्रेजेंटेशन, सबसे कंसाइज मेथड है, नीट पिक्चर बनाता है, नैरेटिव एक्सप्लेनेशन एकदम कम होती है, बर्ड्स आई व्यू होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ से निकले और कौन से ट्रांजैक्शंस कहाँ से फ्लो किए, ये पूरा फ्लो चार्ट आपको दिखाता है। On that note, we have completed part 3, internal control. फटाफट मुझे चैट बॉक्स में भर के बता दो इंटरनल कंट्रोल डन है, तो हम लोग पार्ट 4 के लिए तुरंत चल पड़ेंगे। जितना जल्दी हो सके उतना पूरे चैप्टर का मिनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिवीजन करना है वो हम कर पाएंगे। फटाफट मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिए डन। ओके, खुशी, राधिका, रचिता, शबाना,
ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट पार्ट 4, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या होता है भाई? अभी हमने इंटरनल कंट्रोल ताजा ताजा पढ़ा। इंटरनल कंट्रोल दो प्रकार का हो सकता है, एक जिसमें मैनुअल कंट्रोल्स हो, एक जिसमें कंप्यूटर्स, आईटी का बहुत ज्यादा यूज हो। तो जब भी आप किसी भी बिजनेस प्रोसेस को, बिजनेस ऑपरेशंस को, इवन अकाउंटिंग को और सारे फैसलों को आईटी को करने देते हैं, आईटी को यूज करके आप इसको करते हैं, तो उसको ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कहते हैं। जितना लेस मैनुअल है ये, उतना ज्यादा सिस्टम ड्रिवन है ये, उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स ये बनते जा रहा है आज के टाइम पे। कम से कम इंसान होंगे इसमें, ज्यादा से ज्यादा सिस्टम्स होंगे इसमें, मोस्ट चीजें कंप्यूटर खुद ही कर लेगा, आपसे पूछेगा ही नहीं। इसके की फीचर्स क्या है? फटाफट काम हो सकता है, जो डेटा बनेगा बेटा एक्यूरेट होगा। आपसे अच्छा तो सिस्टम ही कैलकुलेशन करता है, कंप्यूटेशन कंप्यूटर्स एनी डे अपन से बेटर करते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा पे काम कर पाते हैं। अच्छा, तुम दो ऑपरेशंस को आपस में इंटीग्रेट कर सकते हो। तुम तुम्हारे पेरोल ऐप को तुम्हारे सैप से कनेक्ट कर सकते हो, तुम तुम्हारे अप्रेजल ऐप को तुम्हारे पेरोल ऐप से कनेक्ट कर सकते हो। ह्यूमन, इंसानी गलती कम हो जाएगी क्योंकि इंसान है ही नहीं इसके अंदर, तो इंसानी गलती कैसे होगी? कि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देगा। कनेक्टिविटी और नेटवर्क जो कैपेबिलिटी होती है वो इसके मेन फीचर्स है, क्योंकि आप कहीं पर भी बैठे वर्क फ्रॉम होम वगैरह भी कर सकते हो, तो नेटवर्किंग इसकी जबरदस्त है और बहुत सिक्योरिटी एंड कंट्रोल्स आपको प्रोवाइड करके दे सकता है। ह्यूमन कंट्रोल्स को तो फिर भी ओवरराइड कर सकते हैं, सिस्टम कंट्रोल्स को ओवरराइड करना, चीट करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। नाउ, अब मैं आपको एक एग्जांपल से पूरा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट समझा देती हूँ क्या होता है। जैसे कि कंपनी का यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। एक कंपनी है जो सैप यूज करती है, पे मास्टर यूज करती है, एक्सेंट यूज करती है और बजट किंग यूज करती है। तो व्हाट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज इट यूजिंग, ऑडिटर सबसे पहले ये समझता है, फिर वो उसका वर्जन देखता है कौन सा वाला एंटिटी यूज कर रही है। बट वो सब छोड़ना, पहले तू अगर ऐप का नाम सुना तो तेको ये जानना होगा ना कि एंटिटी का ऐप काम क्या करता है। सो यू वुड फाइंड आउट द पर्पस कि भाई सैप अकाउंटिंग के काम आता है, पे मास्टर पेरोल के काम आता है, एक्सेंट अप्रेजल बताता है कि इसने अच्छा काम किया किसने नहीं किया, बजट किंग मैनेजमेंट को बजट्स वगैरह बना के कंपैरिजंस वगैरह करके देता है। अब अपन देखते हैं इसकी लोकेशन कहाँ है, इंडिया के अंदर है कि इंडिया के बाहर है, ग्लोबल वर्सेस लोकल। तो हैदराबाद, गुड़गांव एंड टेक्सास यूएसए। आर्किटेक्चर के अंदर में भैया कैसे अवेलेबल है, ये वेब पर अवेलेबल होता है कि आप इसका डेस्कटॉप सर्वर का डाउनलोड कर सकते हो, किस तरीके से क्लाइंट सर्वर रिश्ता होता है आपका, तो हाउ आर यू यूजिंग इट। इंटरफेस इज इंटरकनेक्टिविटी। देखिए सैप को सबसे कनेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा जो सैलरी होता है वो सैप में भी जाएगा, तो पे मास्टर को सैप से कनेक्ट किया मैंने। अच्छा, एक्सेंट अप्रेजल का ऐप है, अप्रेजल किस पे लगती है, सैलरी पे लगती है, तो अपने को इसको भी इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। बजट किंग किसी से भी कनेक्टेड नहीं है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है और मैनेजमेंट के लिए अलग से यूज हो रहा है, जिसका किताबों पे इतना कोई असर भी नहीं है। अब इन हाउस आपने बनवाया है कि आपने डायरेक्ट खरीदा है, पैकेज ले लिया या फिर आपने इन हाउस बनवाया है, और कितना कितना काम इसमें आप बाहर वालों को आउटसोर्स करके रखते हो। जैसे मोस्ट एंटिटीज ना अकाउंटिंग और अपना पेरोल वाला डिपार्टमेंट आउटसोर्स करके रखती है। देन कौन की पर्सन है जो इसको मैनेज करने वाला है, जैसे सीआईओ चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर या सीआईएसओ चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। तो यही मेन आंसर है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का। दो मेन आंसर है, दो में से पहला ये है, अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। क्या क्या चीजों की अंडरस्टैंडिंग मैं लूंगी, मैं इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग लूंगी। पहले, इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन सा यूज किया है, दूसरा इसका क्या पर्पस है, तीसरा इसकी लोकेशन कहाँ है, चौथा आर्किटेक्चर, पांचवा इसका वर्जन, छठा इंटरफेस दो सिस्टम्स के बीच में, सातवां इन हाउस है कि पैकेज्ड है, आठवां आउटसोर्स्ड एक्टिविटीज जो हम बाहर दे देते हैं, एंड नवा कौन कौन से पर्सन है जो इसको हैंडल करेंगे। इस एग्जांपल के थ्रू ही ये आपका हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। देन जितना सिस्टम यूज करोगे उतनी सिस्टम की रिस्क आपके ऊपर आएंगी। देखिए, हो सकता है सिस्टम की वजह से आप डेटा को गलत तरीके से प्रोसेस कर रही हो, या फिर आप डेटा ही गलत चुने हो। बेचारे सिस्टम की क्या गलती, तो सिस्टम की गलती है कि उसने डेटा गलत बनाया और फिर वो गलत डेटा आपने यूज कर लिया। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा, गलत इंसान ने हैकिंग वैकिंग कर ली सिस्टम के अंदर, गलत पर्सन को गलत प्रोफाइल मिल गई। डायरेक्ट डेटा चेंजेस, इसने बैकएंड पे ही चेंज कर दिया, मतलब मेन फाइल में ही चेंज आ चुका है। अब देखिए, अगर मेन फाइल में ही चेंज आ चुका है तो आप उसको ठीक नहीं कर पाओगे ना, बिकॉज वो सर्वर पे ही चेंज हो चुका है। देन एक्सेसिव एक्सेस या सुपर यूजर जो होता है उसको औकात से ज्यादा पावर मिली हुई है, गलत पावर मिली हुई है, वो उसका मिसयूज कर सकता है।
सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है ही नहीं, ढंग से सेग्रीगेशन नहीं करके रखा है हमने ड्यूटीज का, काम नहीं बांटे हुए हमने आपस में। देन आता है आपका अनऑथराइज्ड चेंजेस या नेसेसरी चेंजेस हम नहीं कर पा रहे, तो जिसको चेंज नहीं करना चाहिए उसने कर दिया, और जिसको चेंज करना है उसको आईडी पासवर्ड डिनायल ऑफ एक्सेस अटैक हो रहा है, उसको एक्सेस ही करने नहीं मिल रहा है। और सबसे खतरनाक आईटी का डर, कितने ही बैकअप ले लो कभी कभी सब कुछ उड़ जाता है और पूरा डेटा हमारा खत्म हो जाता है। तो ये हमारे को रिस्क पैदा होते हैं। आईटी रिलेटेड रिस्क का ऑडिटर पर क्या ही इंपैक्ट है? पहला इंपैक्ट सब्सटेंटिव कंट्रोल्स और रिपोर्टिंग, 3 प्रकार के इंपैक्ट है। पहला मैं बता देती हूँ, कंट्रोल्स पर। देखिए कंट्रोल ढंग के होंगे नहीं अगर आईटी के रिस्क है तो, यानी ना मैं कंट्रोल पे भरोसा कर पा रही हूँ, ना कंट्रोल की कैलकुलेशन पे भरोसा कर पा रही हूँ, ना मैं एप्लीकेशन पर भरोसा कर पा रही हूँ, तो इससे निकलने वाले डेटा पर क्या खाक भरोसा करूंगी? तो मुझे भरोसा ही नहीं है, तो मुझे सब कुछ चेक करने के लिए एडिशनल ऑडिट वर्क करना पड़ेगा। देन आता है सब्सटैंटिव टेस्टिंग, अगेन मैं डेटा पे रिलाई नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे पहले डेटा की कंप्लीटनेस चेक करनी पड़ेगी, तो मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है ये करने के बावजूद मुझे सबूत ना मिले और आखिरकार जाके शायद मुझे रिपोर्ट को सड़ाना ही पड़ जाए। ऑटोमेटेड में आप देख सकते हैं सभी टॉपिक्स में से सवाल बना हुआ है, पर अंडरस्टैंडिंग से सबसे ज्यादा बना हुआ है, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स, 3 प्रकार की कंट्रोल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। जनरल आईटी, बेटा ये परवेजिव कंट्रोल्स होते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे फैले हुए कंट्रोल्स है ये। एप्लीकेशन कंट्रोल तो एक आधे अकाउंट पे एक आधे अमाउंट पे लगे होते हैं, बिजनेस प्रोसेस पे लगे होते हैं, जैसे कि प्रोक्योर टू पे पे कोई कंट्रोल लगा हुआ है। आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स जो होते हैं, इसमें इंसान आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स है जो आईटी पे डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल्स है, यानी इंसान आईटी पर डिपेंडेंट है अपनी कंट्रोल को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं 4 प्रकार के आपको जो जीईआईटी जनरल आईटी कंट्रोल्स होते हैं वो बता देती हूँ। डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन वाले कंट्रोल्स ये देखते हैं कि भाई डेटा की एंट्री बैच जॉब बेसिस पर हो जाए, कोई डेटा अगर खराब हो गया, क्यों? क्योंकि बिजनेस डिजास्टर हो गया, तो डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग, बिजनेस रिकवरी प्लानिंग, पूरे डेटा का बैकअप टाइम पे हो रहा है कि नहीं, ये सारी प्लानिंग डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस के कंट्रोल्स कर लेते हैं। ऑटोमेटिक जो रात को 2:30 बजे आपका व्हाट्सएप डेटा को रिस्टोर करने लग जाता है और अपने आप ही बैकअप करने लग जाता है, उस चीज को यहाँ पे एग्जाम्पल बना सकते हैं। सेकेंड इज प्रोग्राम चेंज, कभी भी हमें नया सिस्टम लाना है तो पहली बात तो चेंज को पूरा मैनेज करो, कहाँ से रिक्वेस्ट ओरिजिनेट हुई है, फिर चेंजिंग करना, फिर चेंज को टेस्ट करना। एक्सेस हर किसी को नहीं मिलना चाहिए, सही इंसान को सही चीज का एक्सेस होना जरूरी है। तो एप्लीकेशन डेटा, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, फिजिकल, ये सब प्रकार की सिक्योरिटी होती है, इन सब सिक्योरिटीज को आपको चेक करना है। देन आता है आपका एप्लीकेशन सिस्टम। एप्लीकेशन सिस्टम यानी मुझे कुछ नया एप्लीकेशन सिस्टम खरीदना है, तो अगेन परमिशन लगेगी, एनालिसिस होगा कि पहले क्या सिस्टम था, अब क्या नया सिस्टम बना है, ये सिस्टम के अंदर में डिजाइन कैसी बनी है, उसकी टेस्टिंग करना, उसको यूजर को देना, यूजर उसकी टेस्टिंग करेगा, यूजर एक्सेप्ट करेगा, ये सारी चीजें इसके अंदर में आती है। देन एप्लीकेशन कंट्रोल की अगर मैं बात करूं, एप्लीकेशन कंट्रोल्स ऑटोमेटेड प्लस मैनुअल कंट्रोल्स, ये बिजनेस प्रोसेस लेवल पर वर्क करते हैं, और आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स मैनुअल कंट्रोल्स हैं जो एक्चुअली आईटी सिस्टम्स पर डिपेंडेंट है। और एप्लीकेशन कंट्रोल्स के एग्जांपल अगर मैं दूं तो एडिट चेक, एडिट चेक का मतलब क्या हुआ? एडिट चेक का मतलब हुआ कि अगर किसी ने एंट्री डाली है, सपोज अपने ने पैन कोड पैन नंबर मांगा है, पैन नंबर अगर मांगा है तो उसमें कहाँ लेटर होना चाहिए, कहाँ डिजिट होना चाहिए, वो रीजनेबलनेस टेस्ट हो जाएगी। मैंडेटरी फील्ड में क्या होता है, फॉर्म के आगे वो एस्ट्रिक्स बना हुआ होता है, आपको फिल करना ही पड़ेगा। यूजर लिमिट में मैक्सिमम कितने लोग एक साथ यूज कर सकते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स की स्क्रीन पे 5 लोग मैक्सिमम एक साथ यूज कर सकते हैं, वो यूजर लिमिट चेक हो जाता है। तो इस प्रकार की चीजों को एप्लीकेशन कंट्रोल्स हम लोग बोलेंगे। देन आ जाता है आपका टेस्टिंग मेथड्स, कैसे टेस्ट करने का इन कंट्रोल्स को, कैसे टेस्ट करने का, तो वापस से वही प्रोसेस आ गई, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन एंड री-परफॉर्मेंस। सबसे कम अच्छा प्रोसेस एक्चुअली इंक्वायरी होता है और सबसे अच्छा प्रोसेस एक्चुअली री-परफॉर्मेंस होता है, पर ये दोनों ही आप कर नहीं सकते क्योंकि ये कभी काफी नहीं है और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और खर्चाली प्रोसेस है। तो इससे बेस्ट ये लोग कहते हैं इंक्वायरी को इंस्पेक्शन के साथ करो, क्योंकि ऑब्जर्वेशन भी आपको अटका देता है, दैट कैन ऑल्सो बी डन ओनली एट अ पॉइंट इन टाइम।
तो आप इनका कॉम्बिनेशन करिए जरा। अब टेस्टिंग मेथड्स के केस में ज्यादा अच्छे मेथड्स क्या हैं? देखिए, एंड टू एंड वॉक थ्रू कर लीजिए, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन करते हुए कैसे कोई यूजर प्रोसेस अलग अलग सिनेरियो में वर्क कर रही है। मतलब सपोज मान लीजिए कि कोई सिस्टम है जिसको 25 प्लस ही एक्सेस कर सकता है, तो जब मैंने 23 एज डाली तो सिस्टम क्या प्रॉम्प्ट देता है, जब मैंने 28 एज डाली तो सिस्टम क्या प्रॉम्प्ट देता है। आई हैव टू चेक द प्रॉम्प्ट इन द सिस्टम। एंड कॉन्फ़िगरेशन जो ऐप में डिफाइंड है वो भी हमें पूरी तरीके से इंस्पेक्ट करना रहेगा। अब मैनुअल और ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। देखिए, मैनुअल सिस्टम थोड़ा अलग तरीके से वर्क करता है इंटरनल कंट्रोल का। मैनुअल में एक आदमी खड़े होकर दूसरे आदमी से अप्रूवल मांग रहा होगा, एक आदमी दूसरे आदमी का काम चेक कर रहा होगा, रिकंसिलिएशन, फॉलो अप, ये सब चीजें जो ह्यूमन कर रही है वो सब चीजें आपकी मैनुअल सिस्टम में आती है। कुछ चीजें आपकी ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स में आती है। ऑटोमेटेड प्रोसीजर क्या करेगा, सभी पेपर की चीजों को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में कन्वर्ट कर देगा। कभी कभी आईटी सिस्टम कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों का, 99% ऐसा ही होता है। सम सिस्टम्स में इंडिपेंडेंट ऑफ आईटी होता है, सम सिस्टम्स में अपन आईटी का इन्फो यूज करते हैं, और कभी कभी तो हम सिर्फ ह्यूमन का इतना सा ही इन्वॉल्वमेंट होता है कि हम ये देख रहे होते हैं आईटी ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से इन दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगा। तो मैम कब किधर कौन सा यूज करने का, व्हेन टू यूज मैनुअल, व्हेन टू यूज ऑटोमेटेड। सी, बहुत रिलैक्स वाली बात है, जहां पे जजमेंट और डिस्क्रिशन जरूरी है वहां मैनुअल यूज कर लो। अनयूजुअल चीजों के केस में जहां एरर प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, अलग सा रिस्पॉन्स है जो एग्जिस्टिंग कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वहां पे आप ह्यूमन यूज करो। और कंट्रोल्स ढंग से चल रहे हैं कि नहीं उसकी इफेक्टिवनेस तो ऑब्वियसली ह्यूमन ही देखेगा। तो कब ह्यूमन नहीं करने का, जब एक जैसे ट्रांजैक्शन है इनको तो भाई सिस्टम भी चेक कर सकता है, जब प्रिडिक्टेबल एरर्स है इसको तो सिस्टम भी चेक कर सकता है, जब कंट्रोल एक्टिविटी पूरी तरीके से एडिक्वेटली डिजाइन वगैरह है, मतलब ये तीन चीजों का एग्जैक्ट 3 पॉइंट उल्टा होगा तो आप लोगों ने ऑटोमेटेड यूज करना चाहिए, और ये 4 पॉइंट होंगे तो आपको मैनुअल यूज करना चाहिए। मैनुअल वैसे लेस रिलायबल हो जाता है क्योंकि इसको आसानी से बाईपास, इग्नोर, ओवरराइड ये सब किया जा सकता है, और इसमें गलती होने की संभावना भी ज्यादा होती है। ह्यूमन इज नेवर कंसिस्टेंट। आप अपना ही एग्जांपल ले लो, एक सिस्टम को बोलो पढ़ने के लिए और एक खुद को बोलो पढ़ने के लिए, यू विल रियलाइज कि सिस्टम को आप जब तक स्टॉप कमांड नहीं देते वो पढ़ता ही रहेगा, और अगर आप अपने आप को देखोगे तो आप तो आधे घंटे में भी थक जाते हो। तो हमेशा इंसान कंसिस्टेंटली नहीं काम कर पाता है। अब ऑडिट की अगर अप्रोच हम लोग देख लें, रिस्क असेसमेंट करके वो इवेल्युएट करके कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस करके फाइनली रिपोर्टिंग करता है। देखिए, रिस्क असेसमेंट के टाइम पे वो मेन असर्शंस को ढूंढेगा, कहाँ कहाँ गलती होने की संभावना है, आईटी सिस्टम्स को यूज करके आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद वो सारे के सारे कंट्रोल्स को समझता है, फ्लो चार्ट, नैरेटिव रिकॉर्ड सब यूज करके रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स बनाता है। सारे कंट्रोल्स, एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल्स और आपके जनरल आईटी लेवल कंट्रोल्स और एप्लीकेशन कंट्रोल्स दोनों को समझेगा। फिर उसके बाद में वो फाइनली उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करेगा कि क्या डेटा वगैरह रिलायबल है कि नहीं, सैंपल टेस्टिंग सब कुछ चेक करके कंट्रोल्स अच्छे निकले कि नहीं। फाइनली उसको कंट्रोल में कमियां मिलेगी और वो सिग्निफिकेंट कमियां इन्फॉर्म करने जाएगा मैनेजमेंट लेटर या इंटरनल कंट्रोल मेमो में। मैनेजमेंट को बताएगा कि कौन कौन से कंट्रोल्स में क्या क्या कमी थी। कभी कभी इतनी ज्यादा कमियां निकली, इतनी ज्यादा कमियां निकली कि शायद हमें ऑडिट रिपोर्ट भी सड़ानी पड़ सकती है, तो वहां पर भी हमारे रिपोर्टिंग का काम हो सकता है। देन कमिंग ऑन टू द फाइनल टॉपिक इन दिस चैप्टर, डेटा एनालिटिक्स। देखिए, डेटा एनालिटिक्स आज के टाइम पे ना हम लोग को कभी भी नंबर्स देखकर या फिनेंशियल स्टेटमेंट्स देखकर बहुत अच्छे से तुरंत गलती नहीं मिलती, पर जब आप डेटा एनालिटिक्स करते हो, मतलब एरिया वाइज सेल्स आपने डिवाइड कर दी, फिर मंथ वाइज सेल आपने डिवाइड कर दी, सैटरडे संडे वीकेंड्स को जो सेल हो रही है उसको अलग डिवाइड कर दी, तीन को अलग अलग कलर दिया, इनका चार्ट बना लिया, तो इससे फायदा होगा आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि आप फ्रॉड पकड़ पाओगे। मेन फायदा डेटा एनालिटिक्स का फ्रॉड पकड़ना ही होता है, क्योंकि अपन ने इसमें कंप्यूटर को यूज किया रहता है। इसलिए इस प्रोसेस का नाम है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, जैसे कि स्प्रेडशीट्स, आइडिया, एसीएल। हमने मेन क्लास में एग्जांपल देखा था इसका, ऑल्टरिक्स का, पावर बीआई का। इस तरीके के बड़े बड़े एप्लीकेशंस हैं, महंगे महंगे एप्लीकेशंस हैं, जो अच्छी बड़ी सीए ऑफिसेज में धीरे धीरे करके इस्तेमाल होने शुरू हो रहे हैं। डेटा एनालिटिक्स आपको हेल्प करेगा कि क्या पूरा डेटा कंप्लीट है कि नहीं चेक करने में। यू कैन चेक कि भाई हर मंथ की सेल आ गई ना, यू कैन चेक हर डेट की सेल आ गई है ना,
तुम सैंपल सिलेक्शन के लिए भी डेटा एनालिटिक्स में एक बटन दबाओगे और वो तुमको रैंडम सिलेक्शन करके दे देगा। बैलेंस को रिकम्प्यूट करने में हेल्प कर देगा वो आपको, आप सिस्टम को बस ऑर्डर दे दो, वो दोबारा कैलकुलेट करके दे देगा। वो आपको पूरा पूरा डेप्री इंटरेस्ट सब निकाल के दे देगा, लास्ट तक का कितना क्या आना चाहिए, आप बस उसको डेटा फीड करके दो। आप जर्नल एंट्री का एनालिसिस उसको करने बोलो, वो भी करके आपको दे देगा। फ्रॉड कहाँ हो रहा है आपको वो पता लगा के दे देगा। कंट्रोल की कहाँ कहाँ कमियां हैं वो भी डेटा एनालिटिक्स हेल्प करता है आपको बताने में। आज का टाइम डिजिटल ऑडिट का टाइम हो चुका है, बिजनेस एनवायरनमेंट डिजिटल हो चुका है, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि ऑडिटर को भी अब प्लानिंग से ओपिनियन तक ऑडिट टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा। हालांकि उसमें बहुत सारे चैलेंजेस है जो हमने डिस्कस भी किए, पर एआई डेटा एनालिटिक्स ये सबको एटलीस्ट आपको अब थोड़ा ज्यादा यूज करना पड़ेगा फॉर बेटर ऑडिट। एटलीस्ट जिन एरियाज में ज्यादा फोकस की जरूरत है वो एरियाज आइडेंटिफाई करने में, रिस्क आइडेंटिफाई करने में ये आपको हेल्प करेगा। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स में बहुत सारी कमियां भी होती है, जिसकी वजह से वर्ल्डकॉम, एनरॉन जैसे फ्रॉड होते थे जब कंट्रोल्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, कोई भी कितने भी अमाउंट की चीटिंग कर रहा था कैसे भी। फिर सार्बेन्स ऑक्सली एक्ट आया और मल्टीपल रूल्स आए जिन्होंने अब सबने कह दिया है कि भाई 3-3, 4-4, 5-5 लोग चुपचाप इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स पे कमी की रिपोर्टिंग करो। यानी एंटिटी के अंदर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बता रहा है कि कंट्रोल चल रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बता रहे हैं कंट्रोल चल रहे हैं कि नहीं, ऑडिट कमेटी में ऑडिटर भी बता, ऑडिट कमेटी तो बता ही रही है, ऑडिटर अलग से बता रहा है, सब लोग इंटरनल ऑडिटर भी बता रहे हैं कंट्रोल चल रहे हैं कि नहीं। केवल 143(3) में हम इंटरनल कंट्रोल्स की एप्लीकेशन पे जब कमेंट करते हैं तो इनको नहीं बताना होता है। इन केस में ऑडिटर को नहीं बताना होता है क्योंकि देखो छोटी सी तो कंपनी है, क्या ही कंट्रोल्स होंगे, स्मॉल कंपनी है, ओपीसी है, क्या कंट्रोल्स होंगे। इसका टर्नओवर ही 50 करोड़ से कम है, बोरोइंग ही 25 करोड़ से कम है, इसने क्या लाखों रुपए कंट्रोल्स में खर्च किए होंगे, इसका टर्नओवर तो पहुंच नहीं रहा ढंग से वहां तक। तो ये सब एंटिटीज में कंट्रोल्स होते ही कम है, इसलिए आपको लगाने भी कम है। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूँ तो वो होते क्या है, बस वही रिलायबिलिटी ऑफ एफआर, ऑपरेशन चेक करना, कानून का पालन, एसेट सेफगार्डिंग, यहाँ 4 तक तो सेम ही था। प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड भी ये कंट्रोल्स करते हैं। सेम डेफिनेशन नीचे की तरफ आपके इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की आ चुकी है। फाइनली इस पूरे चैप्टर में जो भी रिस्क आपके आए ईटी के साथ डिस्कस कर लो, कहाँ कहाँ सिग्निफिकेंट रिस्क थे, कहाँ फैसले लिए, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग, एनवायरनमेंट, सब कुछ की रिकॉर्डिंग आपको कर लेनी है। रिस्क जो मिले और उसके रिलेटेड कंट्रोल्स जो मिले उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको कर लेनी है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बिकॉज एज यू कैन सी कि लास्ट के टॉपिक्स में से कुछ भी पूछा हुआ नहीं है। फाइनली आपको जो जो भी गड़बड़ मिली ना, प्लीज मेक अ रिटन मेमोरेंडम एंड फाइल इट विद द मैनेजमेंट को लिख के दो कि तुमको कहाँ कहाँ कंट्रोल मिसिंग मिला या कहाँ कहाँ तुम्हारा कंट्रोल प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट नहीं कर पा रहा है टाइमली बेसिस पे गड़बड़ को। इस फाइंडिंग्स को असेस करते वक्त आपको अपनी वीकनेस ध्यान में रखनी है, कंट्रोल्स में क्या थी, उसका ऑडिट पे क्या इंपैक्ट था, मैनेजमेंट को इंटरनल कंट्रोल मेमो में बताना है। अगर नॉर्मल डेफिशिएंसी है तो, और बड़ी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है तो हम टीसीडब्ल्यूजी को बताते हैं। सिंपल डेफिशिएंसी मैनेजमेंट को बताते हैं, बड़ी डेफिशिएंसी टीसीडब्ल्यूजी को बताते हैं। ये 260 और 265 स्टैंडर्ड में हमारा कवर हो जाएगा। इसके साथ आपके 4 पार्ट्स यहाँ पे खत्म हो गए, फटाफट डन डना डन, फिनिश, कंप्लीट, समझ आया ऐसा चैट बॉक्स में लिख दीजिए, so that we are moving towards the last part of this chapter। एक लेंदी से चैप्टर के रिवीजन को हम फटाक से क्लोज करने पर आते हैं। ये चैप्टर आपका इमेजिन करिए मेन लेक्चर में 13 to 15 लेक्चर्स लेता है, उसको आप रिवीजन में 2 घंटे जैसे टाइम में पूरा रिवाइज कर पा रहे हैं। एग्जाम के दिन में भी आप इतना ही वक्त दे पाएंगे तो आपको पूरे डिटेल लेक्चर्स करने के बाद में ये रिवीजन वीडियोस देख लेनी चाहिए। चलिए कमिंग ऑन टू द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, ऐसे 330 ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क में एक है एफएस लेवल का रिस्क, एक है असर्शन लेवल का रिस्क, ये तो हम देख के आ चुके हैं। तो जिंदगी में ऑडिटर 2 प्रकार की प्रोसीजर्स करता है। आ जाइए एक बार ये मिनी रिवीजन चार्ट को यूज कर लेते हैं हम। जब भी आरएपी ऑडिटर करेगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, तो उसको 2 प्रकार के रिस्पॉन्स तैयार करने पड़ेंगे। एक रिस्पॉन्स को टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कहते हैं और दूसरे को सब्सटैंटिव प्रोसीजर कहते हैं।
सब्सटैंटिव प्रोसीजर भी दो टाइप के होते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और सब्सटैंटिव एनालिटिकल। ये 520 में पढ़ा है हमने। टेस्ट ऑफ डिटेल यानी हमें गहराई में जाना है। एक एग्जांपल अगर मैं ले लूं तीनों का ही, तो भाई बैंक ऑडिट करी हमने रिसेंट में, तो बैंक ऑडिट के एग्जांपल में हमने देखा था कि जब तक वो कंट्रोल टेस्टिंग कर रहा है तो वो ये देख रहा है कि भाई बंदे की क्रेडिट वर्दीनेस है कि नहीं, मैं इसको लोन दूं कि नहीं दूं, सैंक्शन का प्रोसीजर फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, और लोन सैंक्शन दो लोगों की साइन के अंडर हुआ है कि नहीं। ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। एनालिटिक्स में, बैंक ऑडिट में वो देखते हैं कि भाई ब्याज कितना आना चाहिए, तो हम एवरेज लगाते थे, कितना नंबर ऑफ डिपॉजिट्स है उसका, कितना एवरेज इंटरेस्ट है, और परसेंटेज मल्टीप्लाई करके हम एक्चुअल से कंपेयर करते थे। टेस्ट ऑफ डिटेल में हम साइन वाइन बकायदा है कि नहीं पेपर पे, जितना अमाउंट लिखा है सैंक्शन डॉक्यूमेंट में उतने ही अमाउंट का लोन मिला है कि नहीं, ये सारी चीजें टेस्ट ऑफ डिटेल में करते हैं। टेस्ट ऑफ डिटेल में दो पार्ट आता है, वाउचिंग और वेरिफिकेशन। नाउ टॉकिंग अबाउट कंप्लायंस प्रोसीजर्स, गाइस पहले शॉर्टकट होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, कर तो यही लेना चाहिए पहले, क्योंकि आपने देखा कि कंट्रोल्स अगर ढंग के हैं तो भाई गड़बड़ होगी नहीं। तो मेरे को कितनी शॉर्टकट में मेरा ऑडिट पटाने को मिल गया। इफ मैं ये देख पाऊं, इफ ऑडिटर ढंग से टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर पाए, उसे सबूत मिल जाए कि कंट्रोल्स चल रहे हैं, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। तो कब करना चाहिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल? जब तुझे उम्मीद है कि कंट्रोल्स चल रहे हैं और जब एसपी अकेले काफी नहीं है, तब तुझे कर लेना चाहिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में हम डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि ऑथराइजेशन अप्रूवल मिला कि नहीं, मैं ऐसे डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन करके भी टीओसी चल रहा है कि नहीं देख पाऊंगी। दूसरा, मैं इंक्वायरी लोगों से पूछ लूंगी कंट्रोल चलता है कि नहीं चलता है, मैं होते हुए कंट्रोल को देख लूंगी, मैं इंटरनल कंट्रोल चला के देख लूंगी, खुद से रीपरफॉर्म करके देख लूंगी, और किसी ऐप पे जो कंट्रोल लगा हुआ है उसको खुद ट्राई करके देख लूंगी। तो दीज आर द वेज इन विच टेस्ट ऑफ कंट्रोल आई कैन डू। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का नेचर देख लो। सबसे पहले इंक्वायरी करते हैं हम लोग कि ये कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में किसने लगाया था, कैसे लगाया था, और कितना लगाया था, लगातार लगाया था कि नहीं लगाया था। इनडायरेक्ट कंट्रोल्स के केस में हमें इनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी देखनी पड़ती है, मेन कंट्रोल्स की, और जो कंट्रोल इन पर डिपेंडेंट है, दोनों चल रहे हैं तो जाके कंट्रोल्स सेटिस्फैक्ट्री है। वरना अगर मैं किसी दूसरे कंट्रोल पे डिपेंडेंट हूं और वो कंट्रोल बेकार, तो मैं भी बेकार। इंक्वायरी अकेले कभी काफी नहीं होती, इसे दूसरों के साथ करना होता है। ये बात हम 25 बार पढ़ चुके हैं अब तक ऑडिट में। जैसा इंटरनल कंट्रोल चेक करना चाहोगे ना, वैसा ऑडिट प्रोसीजर आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप अगर इंटरनल कंट्रोल एक डॉक्यूमेंट है तो आपको उसका इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। अगर इंटरनल कंट्रोल एक इंसान है तो आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी। अगर इंटरनल कंट्रोल एक प्रोसेस है तो आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तो इंटरनल कंट्रोल क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि आप ऑडिट प्रोसीजर कौन सा यूज करोगे। गाइस, आपको कभी कभी ज्यादा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप परसुएसिव एविडेंस पाना चाहते हैं, उतनी ज्यादा आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल करनी पड़ेगी। जितना कम परसुएसिव ऑडिट एविडेंस पाना चाहते हैं, उतनी कम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करनी पड़ेगी। कौन कौन से मैटर मैं डिसाइड करूं, कौन कौन से मैटर पे डिपेंड करता है कि मैं कितना टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना चाहिए। फर्स्ट, कंट्रोल एंटिटी ने ही कितना लगाया है। अगर उसने लगाया ही 3 महीने है तो तू 6 महीने कैसे चेक कर लेगा। उसने लगाया पूरे साल है, पर तुम उस पर सिर्फ 2 महीने रिलाई करना चाहते हो, तो जिन 2 महीने रिलाई करना चाहते हो वो 2 महीने का टेस्ट ऑफ कंट्रोल करो। तुम्हें गड़बड़ मिलने की संभावना ज्यादा है तो तुम्हें ज्यादा ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा, ज्यादा बड़ा सैंपल साइज करना पड़ेगा, एक्सटेंड बढ़ जाएगी। ऑडिट एविडेंस जितना रिलायबल और भरोसेमंद पाना चाहते हो उतनी ज्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अगर दूसरा टीओसी कर लिया तो ये वाला कम करोगे तो भी चल जाएगा। तो एक्सटेंड हमने चेक किया। फिर कब करना चाहिए? देखो, एक पर्टिकुलर टाइम पे भी कर सकते हो, थ्रू आउट द पीरियड, जब जब आप रिलाई करना चाहते हो तब तब आपको चेक कर लेना चाहिए। इस पूरे टॉपिक में से बहुत कम काम का है। एक ये काम का था कब कर लेना चाहिए टीओसी, एक ये काम का है एक्सटेंट, और एक आंसर जो इसमें काम का है, कभी कभी हमने पिछले साल के दौरान कर लिया हुआ ऑडिट प्रोसीजर हम करंट ईयर में दोबारा से रिपीट करते हैं कि नहीं करते, यूज कर लेते कभी कभी। जैसे पिछले साल कंट्रोल्स अच्छे चल रहे थे तो मैं मान लूंगी इस साल भी अच्छे चल रहे हैं। ऐसा कब करने का मुझे? जब बेटा कंट्रोल एनवायरनमेंट आरएपी वगैरह बहुत स्ट्रांग हो, एंटिटी का आरएपी स्ट्रांग है, कंट्रोल एनवायरनमेंट स्ट्रांग है, मॉनिटरिंग स्ट्रांग है, तो सब अच्छा ही होएगा, तब तुम यूज कर सकते हो। सेकेंड, कितना रिस्की था कंट्रोल। अगर मैनुअल है तो प्लीज दोबारा चेक करो, क्योंकि इंसान का तो एक साल में ही 5 बार में भरोसा नहीं होता, तो 2 अलग साल में मैं कैसे भरोसा करूं। ऑटोमेटेड है तो फिर भी भरोसा कर सकते हो। जनरल कंट्रोल्स कितने स्ट्रांग लगे हुए हैं, जितने स्ट्रांग लगे हुए हैं उतने ज्यादा भरोसा आप कर पाओगे।
प्रीवियस ऑडिट के दौरान कितनी गड़बड़े मिली थी, ज्यादा मिली थी तो भरोसा करो ही मत एंटिटी के ऊपर। मैं तो कह रही हूँ दोबारा चेक कर लो, कितने कितने लोग छोड़ कर गए थे, बदले हैं। अगर पिछले साल से लोग ही बदल गए तो पिछली बार तो तूने किसी और पे भरोसा दिखाया था, इस बार तो लोग ही अलग है, तो दोबारा टेस्टिंग करनी पड़ेगी। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, पर तूने कंट्रोल नहीं बदला, तो इस बार तो कंट्रोल बेकार हो गया। चेंजिंग टाइम्स के साथ आपको कंट्रोल चेंज करना चाहिए था। कोविड के टाइम पे घर पे बैठे हुए लोग बायोमेट्रिक डिवाइस से अटेंडेंस कैसे मार्क करें बताओ? तो आपका कंट्रोल तो बेकार हो गया ना समय के साथ। पिछले साल तुम कह रहे थे कि अटेंडेंस बहुत अच्छे से कंट्रोल मैनेज हुआ है, पर इस साल तो अटेंडेंस ही अलग तरीके से लगनी है। तुमने बदलते समय के साथ कंट्रोल या चेंज नहीं किया, तो ऐसे केस में आपको दोबारा रीटेस्ट करना चाहिए। अगेन, आरएमएम पे आप कंट्रोल्स में कितना रिलायंस करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप ज्यादा रिलाई करना चाहते हो प्लीज रीटेस्ट करो, ज्यादा रिलाई नहीं कर रहे हो पिछले बार वाला चल जाएगा, चलेगा। अब कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस आपको चेक करनी है। देखो कभी कभी क्या हो जाता है ना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में गड़बड़ नहीं मिली, पर तुमने बिल चेक किए 3-4 और उन बिल्स में ऐसी गड़बड़ मिली जो कंट्रोल्स ने पकड़ लेनी चाहिए थी पर कंट्रोल्स ने नहीं पकड़ी, तो मैं एक कंक्लूजन पे पहुंच गई कि साला मेरे कंट्रोल्स ढंग से चलते ही नहीं है। हावेवर, अगर मान लीजिए एसपी से आपको गड़बड़ नहीं मिली, सब्सटैंटिव प्रोसीजर करके आपको कंट्रोल्स में गड़बड़ नहीं मिली, तो वो कोई इस बात की गारंटी नहीं है कि कंट्रोल्स अच्छे ही होंगे। मतलब अगर एसपी से गलती मिली तो मैं श्योर हूं कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स घटिया है, पर अगर सब्सटैंटिव प्रोसीजर से कमी नहीं मिली तो कोई गारंटी नहीं है कि कंट्रोल्स अच्छे ही होंगे। अब कंट्रोल से अगर आपको गलती मिल गई तो क्या करोगे? स्पेसिफिक इंक्वायरी करोगे समझने के लिए कि कंट्रोल्स में क्या क्या गड़बड़ है, एंड ये पता करोगे कि क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो आपने कर लिया वो काफी है, क्या आप और एडिशनल टीओसी करो, या कंट्रोल्स इतने घटिया हैं, इतने घटिया हैं, इतने घटिया हैं कि हमें टीओसी करना ही नहीं है, हमें एसपी की तरफ चले जाना चाहिए क्योंकि कंट्रोल्स तो काम ही नहीं करते। अब आप इंटरनल कंट्रोल्स की टेस्टिंग करोगे, कितने चल रहे हैं वो एक्चुअल टेस्टिंग करोगे सिलेक्टिव बेसिस पर, एटलीस्ट सारे एरियाज 3 साल में एक बार कवर हो जाए उतनी कोशिश करना। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की डिजाइन और ऑपरेशन दोनों की इफेक्टिवनेस आप चेक करोगे। इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल करने के लिए ऑडिटर क्या क्या कंसिडर करता है? सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल अप्लाई किसने किया था, कंसिस्टेंसी एंड किससे ये अप्लाई हुआ था, ये ऊपर का ही रिपीट पॉइंट यहाँ पे नीचे आ रहा है। अब जब कुछ गलतियां ऑडिटर को मिल जाती है तो ऑडिटर कुछ फैक्टर्स कंसिडर करता है कि भाई लोग बदल गए थे क्या, सीजनल फ्लक्चुएशन, अभी पता है ज्यादा काम चल रहा होगा, वॉल्यूम बहुत बड़ा है बिजनेस का, अभी सीजन चल रही है, इसलिए कुछ कुछ कंट्रोल्स नहीं हो पाते ढंग से, इंसानी गलतियां हैं। अगर ये डिटेक्ट हो गए तो ऑडिटर इंक्वायरीज लेगा, पूछेगा स्टाफ कब बदला था, और वो मेक श्योर करेगा कि जब वॉल्यूम ज्यादा था, जब स्टाफ बदला था, जब ह्यूमन एरर हुई थी, तो एटलीस्ट ऑडिटर उस पीरियड की तो सब चीजें चेक कर ही ले। फिर अगर उसको लगता है कि भाई कंट्रोल रिस्क को रिवाइज करने की जरूरत है, तो वो पहले रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट को रिवाइज करता है ये बोल के कि ज्यादा गड़बड़ है, और फिर जब जैसे ही आरएमएम ज्यादा होता है तो आपको पता ही है कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा होंगे ही, मतलब एसपी की एनटीई इंक्रीज हो जा सकती है। हो सकता है कि हमें कंट्रोल पे भरोसा ही नहीं करना है और अब हमें ज्यादा से ज्यादा एसपी के तरफ जाना है। तो ये वाला पार्ट आपका हो गया। देन कमिंग ऑन टू सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। देखिए सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स वो प्रोसीजर्स होते हैं जो ए बी सी और डी की मटेरियल में स्टेटमेंट को ढूंढने के लिए टेस्ट ऑफ डिटेल्स आप डिजाइन करते हो, और दूसरा एनालिटिकल जो डिटेल में आपने 520 में पढ़ा हुआ है। कब यूज करने का एसपी, ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया हो गया। जब आपको लगता है एनालिटिकल, देखो आप कैसे यूज कर सकते हो, या तो आप केवल एनालिटिकल यूज कर सकते हो अगर आपको लगता है वही सफिशिएंट है तो ये वाला पार्ट, या फिर आप केवल ये वाला पार्ट कर सकते हो अगर आपको लगता है ये अप्रोप्रिएट है तो, पर बेस्ट होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, वो सबसे रिस्पॉन्सिव बनेगा। इन पूरे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को, इन दोनों को डिजाइन करते वक्त प्लीज थोड़ा इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को दिमाग में ध्यान रखिए, और जितना रिस्क हाई होगा उतना ज्यादा हमें ऑडिट एविडेंस परस्यूएसिव लेना पड़ेगा ताकि हम सही कंक्लूजन पर पहुंच सके। इसके साथ बच्चा लोग मेरी तरफ से यहाँ पर खत्म होता है आपका पूरा का पूरा चैप्टर 3 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर के रिवीजन के लिए। अगर आपको ये रिवीजन हेल्पफुल रहा है तो क्या हेल्पफुल रहा है प्लीज जरा वीडियो के बाद में एंड में आप जरूर लिख के बताएं, सो दैट एग्जाम के डे पे
इट हेल्प्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल टू रिवाइज द होल चैप्टर टाइमली। मैं फिर से बता रही हूँ, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिनको डिटेल में ये चैप्टर आता ही नहीं है, बिकॉज इट इज एग्जाम ओरिएंटेड। एग्जाम के लिए रिविजन के टाइम पे काम आने वाली चीज है। आई होप आपको हेल्प हुई होगी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड आपको अगला कौन सा चैप्टर करना है वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।